एक गेम जिसमें हर हार का मतलब है मौत, और एक प्लेयर जो इस गेम को 99 बार हार चुका है, लेकिन 100वें रिग्रेशन में। वो इतना ओवर पावर्ड है कि मॉन्स्टर्स भी उससे देखकर डरने लगते हैं। और बिलीव मी, जो एंडिंग आज के रिकैप में देखोगे उसके बाद तुम नेक्स्ट चैप्टर का वेट नहीं कर पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। चैप्टर 0 की शुरुआत बेहद डरावनी और खौफनाक होती है। चारों तरफ इंसानी खोपड़ियां, स्कल्स बिखरी पड़ी हैं। कहीं कटी हुई तलवारें हैं तो कहीं खंजर पड़े हैं। हर तरफ कटे हुए हाथ और लाशें नजर आती हैं, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि यह एक बहुत बड़ा बैटलफील्ड है। इसी खौफनाक माहौल के बीच हमारे मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम अभी यहां रिवील नहीं किया गया है। उसके इरादे मजबूत हैं। वह खुद से कहता है, 99 बार नाकामयाब होने के बाद आखिरकार मैं यहां पहुंच ही गया, लेकिन इस बार मैं इस गेम को पक्का खत्म करके रहूंगा। वह गेम के फाइनल यानी 20वें राउंड में खड़ा था, लेकिन उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थे वहां मौजूद अनगिनत गोलेम्स। ये मामूली गोलेम्स नहीं थे, बल्कि गार्डियन गोलेम्स थे, जिन्होंने चारों तरफ से बॉस रूम के दरवाजे को घेर रखा था। मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचता है कि ये गार्डियंस उसे इतनी आसानी से आगे नहीं जाने देंगे। तभी वो अपनी पीठ से अपना मुख्य हथियार साइद निकालता है और उन गोलेम्स पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर देता है। वो एक एक करके गोलेम्स को बेरहमी से काटने और खत्म करने लगता है। तभी वह अपना पहला खतरनाक स्पेशल अटैक इस्तेमाल करता है, जिसका नाम है सील ऑफ डेथ। इस अटैक के पड़ते ही एक गोलम के ऊपर खोपड़ी जैसा एक अजीब सा मार्क निशान बन जाता है। इसके बाद वह उन पर फिर से लगातार वार करता है। यहां यह समझाया गया है कि सील ऑफ डेथ की खासियत यह है कि जब इसे किसी दुश्मन पर इस्तेमाल किया जाता है तो उसके बाद दुश्मन पर होने वाले अगले हमलों का डैमेज 100% तक बढ़ जाता है। तभी अचानक सारे के सारे गार्डियन गोलेम्स एक साथ मिलकर हमारे मेन कैरेक्टर पर हमला बोल देते हैं। खुद को घिरता देख वह अपने हथियार का एक और महा अटैक इस्तेमाल करता है, जिसका नाम है नाइट ऑफ डेथ। इस अटैक के एक्टिवेट होते ही पूरे के पूरे कमरे में घाना अंधेरा, कंप्लीट डार्कनेस छा जाता है। इस अटैक की वजह से दुश्मन पूरी तरह अंधा हो जाता है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसी का फायदा उठाकर मेन कैरेक्टर अंधेरे में ही गोलेम्स को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर देता है। इतने सारे गोलेम्स को मारने के बाद भी कई गोलेम्स बच जाते हैं। उन्हें देखकर एमसी सोचता है कि ये तो मुझे एक पल के लिए सांस भी नहीं लेने देंगे। तभी बचे हुए गोलेम्स उस पर एक साथ बर्फ और आग की लपटों से हमला कर देते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बिजली की तेजी से अपनी स्पीड बढ़ाता है और अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करके उन हमलों को चकमा देते हुए गोलेम्स को धूल चटा देता है। तभी अनजाने में मेन कैरेक्टर का पैर जमीन पर बनी एक जादुई सील पर पड़ जाता है। पैर पड़ते ही वह चारों तरफ से बर्फ के एक बड़े ब्लॉक में जम जाता है। वह बर्फ के अंदर से देखता है कि गोलेम्स उसकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। ऐसी नाजुक परिस्थिति में भी वह घबराता नहीं है और अपनी एक नई जादुई तकनीक का इस्तेमाल करता है, जिसका नाम है मूनलाइट डिस्ट्रक्शन। इस खतरनाक जादुई अटैक की मदद से वह उस मजबूत बर्फ को पल भर में तोड़कर बाहर आ जाता है और गोलेम्स पर पलटवार करता है। बर्फ से बाहर आकर वह हांफते हुए सोचता है कि यह वाकई बहुत करीब था और इस धमाके से खुद उसे भी थोड़ा डैमेज नुकसान पहुंचा है। वह समझ जाता है कि अगर वह एक एक करके इन गोलेम्स से लड़ता रहा तो यह लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी और हमेशा चलती रहेगी। इसलिए वह उन सभी को एक ही झटके में खत्म करने का फैसला करता है। वह हवा में एक बहुत बड़ा जादुई सर्कल, मैजिक सर्कल बनाता है और अपने सबसे विनाशकारी अटैक को आवाज देता है, मूनलाइट डिस्ट्रक्शन। रेड मून एक्टिवेट इस महाविनाशकारी अटैक के चलते वहां मौजूद हर एक आखिरी गोलम पल भर में राख हो जाता है। सभी गोलेम्स का खात्मा करने के बाद मेन कैरेक्टर उस बॉस रूम के दरवाजे के अंदर दाखिल होता है, लेकिन अंदर जाते ही वो हैरान रह जाता है क्योंकि वो पूरा का पूरा कमरा बिल्कुल खाली था। वो आगे बढ़कर वहां बने एक मैजिक सर्कल पर जाकर खड़ा हो जाता है। वह दिल में उम्मीद जगाता है कि क्या इस बार वह सच में इस गेम को फिनिश खत्म कर पाएगा। लेकिन तभी गेम के सिस्टम की स्टेटस विंडो पर एक खौफनाक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। बॉस रूम एंट्रेंस कंडीशन, अंदर जाने के लिए कम से कम 5 लोगों की टीम होना जरूरी है। यह देखकर मेन कैरेक्टर के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वह तो वहां बिल्कुल अकेला था। वह चिल्लाता है, क्या? तभी सिस्टम पर अगला नोटिफिकेशन आता है। बॉस रूम के सामने सिर्फ एक ही प्लेयर मौजूद है। रिक्वायरमेंट शर्त पूरी न करने के कारण प्लेयर को 5 सेकंड के अंदर मार दिया जाएगा। यह देखकर मेन कैरेक्टर गुस्से और बेबसी में चिल्लाता है, व्हाट द हेल! ये क्या बकवास है? मुझे किसी ने पहले क्यों नहीं बताया कि यहां ऐसी कोई शर्त भी है? गॉड डैम बास्टर्ड, कमबख्त सिस्टम! वह रोने जैसी हालत में सोचता है कि क्या उसकी इतनी मेहनत के बाद भी सब कुछ ऐसे ही खत्म हो जाएगा। देखते ही देखते 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है और उसकी बॉडी धीरे धीरे हवा में गायब होने लगती है। सिस्टम पर लिखा आता है YUAREDEAD। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तभी सिस्टम का एक और सीक्रेट नोटिफिकेशन आता है।
आपने रून ऑफ रिग्रेशन को एक्टिवेट करने की शर्त पूरी कर ली है। समय को दोबारा शुरुआत से पीछे ले जाया जा रहा है। यहां हमें पता चलता है कि यह उसकी 99वीं कोशिश 99वें रिग्रेशन थी जो नाकाम रही। लेकिन अब समय के पीछे जाने के कारण उसका 100वां 100th और आखिरी रिग्रेशन शुरू होने वाला है। वो दोबारा पहले राउंड की शुरुआत से भी पहले के समय में पहुंच जाता है। सिस्टम उसे बताता है कि उसने अपनी सारी अवेलेबल चांस खत्म कर दी हैं और अब यह उसका आखिरी मौका है। न्यू चैप्टर शुरुआत नए साल न्यू ईयर के जश्न से होती है। चारों तरफ उत्साह है और 5 सेकंड से काउंटडाउन शुरू होता है। ठीक उसी समय हमारे मेन कैरेक्टर रियू लेन को दिखाया जाता है। वह मन ही मन हैरान होकर सोचता है, क्या ये क्या हुआ? मैं दोबारा वापस आ गया? वो ये देखकर दंग रह जाता है कि वो समय में पीछे उस वक्त पर लौट आया है जब अभी इस जानलेवा गेम का पहला राउंड भी शुरू नहीं हुआ था। वह सोचता है कि वह तो आखिरी लेवल पर पहुंच चुका था, लेकिन फिर भी यह सब दोबारा शुरू हो गया। उसके मन में आता है कि काश वह समय को बंद पाता। खैर, वह समझ जाता है कि यह उसका आखिरी मौका है। वह खुद से वादा करता है कि इस बार वो इस गेम को हर हाल में पक्का फिनिश खत्म करके रहेगा, लेकिन वो यह भी जानता है कि अकेले यह मुमकिन नहीं है। आखिरी राउंड तक पहुंचने के लिए उसे 4 और लोगों की जरूरत होगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें स्कूल का एक बुली दिखाई देता है जो स्कूल के दिनों में हमारे मेन कैरेक्टर को काफी बुली किया करता था। उसका नाम योंगमिन है। तभी योंगमिन के दोस्त उससे पूछते हैं, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? योंगमिन पूरे टैल के साथ कहता है, मैं एक गैंगस्टर बनना चाहता हूं। उसके दोस्त हैरान होकर पूछते हैं, क्या सच में तुम गैंगस्टर बनना चाहते हो? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे? इस पर योंगमिन कहता है कि उसे एक फक्ड अप लाइफ, एक बिगड़ी हुई खतरनाक जिंदगी चाहिए। इसके बाद उसके दोस्त उससे पूछते हैं, जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगे तो तुम्हारे पर्सनल सैटल का क्या होगा? यहां वे हमारे मेन कैरेक्टर रफीचर की बात कर रहे होते हैं। वे हंसते हुए कहते हैं कि उसे एमसी को लगता होगा कि ग्रेजुएट होने के बाद वो इन सब मुसीबतों से बच जाएगा। लेकिन वे दुष्ट डेविल दोस्त तो यह प्लान बना रहे थे कि वे ग्रेजुएट होने के बाद भी मेन कैरेक्टर को सताना जारी रखेंगे। पर उन बेचारों को यह नहीं पता था कि अगले ही पल दुनिया बदलने वाली है। तभी नया साल शुरू हो जाता है। उसी वक्त बुली योंगमिन हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखता है और मेन कैरेक्टर भी उसकी तरफ बहुत ही खतरनाक और डरावनी नजरों से देखता है। एमसी की आंखों में यह बदलाव देखकर बुली सोच में पड़ जाता है कि आज इस लड़के में कुछ अलग बात है। इसकी नजरें बदली हुई हैं। वह डरकर सोचता है कि चलो आज के लिए इसे जाने देता हूं। तभी आसमान में अचानक एक एंजल प्रकट होती है। वह इंसानों को देखकर तंज कसती है और कहती है, इंसान भी कितने दिलचस्प हैं, नया साल मनाने में लगे हैं जबकि इन्हें यह भी नहीं पता कि वे किस भयानक परिस्थिति में हैं। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि यह आवाज कहां से आ रही है। जब वे ऊपर देखते हैं तो आसमान में एक एंजल मौजूद होती है। एंजल कहती है, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। वह इंसानों से नफरत करती है और खुद को बहुत ऊपर समझती है, नार्सिसिस्ट है। उसके लिए इंसान कचरे के समान है। वह उन्हें कहती है कि तुम सब हमारे लिए पिंजरे में बंद बंदरों की तरह हो और तुम सब बिल्कुल बेकार हो। वह साफ कहती है कि उसकी तुम्हें यहां देखने की कोई इच्छा नहीं थी। लोग उसे देखकर सोच रहे होते हैं कि यह कितनी खूबसूरत है, क्या यह सच में कोई एंजल है? तभी भीड़ में से एक लड़का चिल्लाकर पूछता है, तुम कौन हो? कौन एंजल का कॉस्प्ले कर रही हो? लड़के की यह बदतमीजी एंजल को बर्दाश्त नहीं होती। उसे भयंकर गुस्सा आता है और वह पलक झपकते ही उस लड़के का सिर फाड़ देती है, उसे मार देती है। यह खौफनाक मंजर देखकर वहां मौजूद सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं। इसके बाद एंजल गेम के नियमों का ऐलान करती है। तुम सभी को एक गेम खेलना पड़ेगा जिसमें कुल 20 राउंड होंगे। इस गेम को खेलने के लिए तुम्हारी सोल्स को एक नई डायमेंशन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तुम्हें वहां दिए गए क्वेस्ट पूरे करने होंगे। हर एक राउंड खत्म होने के बाद तुम्हें वापस तुम्हारी दुनिया में भेज दिया जाएगा। वह आगे कहती है, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सबको नहीं ले जा रही हूं। केवल 15 से 29 साल के बीच की उम्र वाले लोग ही इस गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यह सुनकर बाकी उम्र के लोग खुश होते हैं कि मैं बच गया। लेकिन तभी एंजल उन सभी 15-29 साल वाले युवाओं को, जिनकी कुल संख्या 1,80,10,10,290 थी, एक अलग डायमेंशन में भेज देती है। वहां हर किसी को अलग स्पेस मिलता है ताकि वे असली वीडियो गेम्स की तरह अपने कैरेक्टर का रूप रंग बदल सकें, कैरेक्टर कस्टमाइजेशन कर सकें। हमारा मेन कैरेक्टर भी वहां अपना गेमिंग नाम ब्लैक साइथ रखता है। इसके बाद उन्हें एक बेहद खूबसूरत दुनिया में भेज दिया जाता है जहां चारों तरफ सिर्फ हरियाली और ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं। धीरे धीरे वहां सभी पार्टिसिपेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। सबके दिमाग में यही उलझन होती है कि आखिर यह सब क्या चल रहा है और वे यहां कैसे आ गए। ज्यादातर लोग अपना अपीयरेंस रूप बदल चुके होते हैं, लेकिन वो बुली अपना चेहरा और नाम असली दुनिया जैसा ही रखता है और खुद को ताकतवर दिखाने के लिए अपने अवतार को बहुत भारी भरकम बल्कि बना लेता है। तभी एंजल दोबारा प्रकट होती है और उनका परिचय स्टेटस विंडो से कराती है। वो कहती है कि तुम इस विंडो का इस्तेमाल करके और 20वें राउंड तक सर्वाइव करके खुद को स्ट्रांग बना सकते हो।
वो एक बड़ा लालच देती है कि अगर तुम लोग 20वां राउंड जीत गए तो जो भी फर्स्ट आएगा उसे अपनी कोई भी एक विश पूरी करने का मौका मिलेगा। वह शुरुआत में सभी को एक गिफ्ट के तौर पर एक रेड क्रिस्टल देती है और बताती है कि इसे सिर्फ लेवल 1 पर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए बस अपने दिमाग में इसके बारे में सोचना होगा। आखिर में एंजल चुटकी बजाती है और सभी प्लेयर्स की स्टेटस विंडो पर पहले राउंड का नोटिफिकेशन आ जाता है। मिशन ये होता है कि इस राउंड को जीतने के लिए 100 गॉब्लिन्स को मारना होगा। मैदान का मुकाबला बेहद खौफनाक था। 10,000 इंसानों के सामने 50,000 गॉब्लिन्स खड़े थे। एंजल क्रूरता से हंसते हुए कहती है, जब तक तुम्हारी मौत नहीं हो जाती तब तक इनसे लड़ते रहो। अभी भी कई इंसानों को यकीन नहीं हो रहा था। वे इसे महज एक दिखावा या ड्रामा समझ रहे थे। लेकिन तभी गॉब्लिन्स की फौज चीखते हुए इंसानों पर हमला कर देती है और इसी खौफनाक मोड़ पर चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। चैप्टर 2 की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर MC र्यूमाइन सोच रहा होता है कि उसे अपना फर्स्ट इंप्रेशन बहुत बढ़िया और तगड़ा बनाना पड़ेगा। वो जानता है कि इस गेम में हर एक ग्रुप के लिए अपना पहला इंप्रेशन सही रखना बेहद जरूरी होता है। वो मन ही मन तय करता है कि उसे अपनी ताकत और अपनी इमेज को बाकी सभी प्लेयर्स के सामने इतना ज्यादा पावरफुल दिखाना है कि जितने भी कमजोर लोग हैं वे डर कर उससे दूर ही रहें। वे सभी यह सोचने पर मजबूर हो जाएं कि यह बंदा बहुत स्ट्रांग है। और सबसे जरूरी बात, मोर इंपॉर्टेंटली, वो ऐसा इसलिए भी करना चाहता है ताकि वह उस एंजल का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। तभी सीन में हमें एक लड़की और एक लड़का दिखाए जाते हैं। वो लड़की हैरान होकर कहती है, क्या तुमने देखा? इस दुनिया में आखिर ये बंदा है कौन? वह ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर बड़ी ही बेरहमी से गॉब्लिन्स को गाजर मूली की तरह काटे जा रहा था। लड़की की बात सुनकर वह लड़का कहता है, मुझे तो वह कोई गेम का एजेंट लगता है। उसका निकनेम ब्लैक साइथ है और वह सच में कमाल का प्लेयर है। वे दोनों यही सब सोच रहे होते हैं। इसके बाद मैदान में मौजूद बाकी प्लेयर्स सोचते हैं कि गेम को जीतने के लिए हमें भी इन्हें मारना ही होगा। शुरुआत में उन लोगों को लगता है कि गॉब्लिन्स को मारना काफी ईजी होगा क्योंकि मेन कैरेक्टर तो उन्हें चुटकियों में ढेर किए जा रहा था। लेकिन जैसे ही एक गॉब्लिन पलटवार करके एक बंदे को मार देता है, वैसे ही बाकी सभी प्लेयर्स की फट जाती हैं। वे बुरी तरह डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। वे चिल्लाते हैं, हेल्प हेल्प! लेकिन वे बेचारे चाहकर भी ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकते थे क्योंकि उस डायमेंशन की सीमा पर एक बैरियर लगा हुआ था। गेम के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वे उस दायरे से बाहर नहीं जा सकते थे। वहां बस एक इनविजिबल सी फोर्स थी जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। इस गेम के पहले राउंड का सिर्फ एक ही सख्त नियम था, सर्वाइवल। ऐसे खौफनाक माहौल में उन लोगों के खुद के इंस्टिंक्ट्स ही उन्हें बचा सकते थे क्योंकि यहां इंसानियत किसी के काम नहीं आने वाली थी। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें हर हाल में गॉब्लिन्स का कत्ल करना ही था। लेकिन कमजोर इंसानियत और डर की वजह से वे लोग गॉब्लिन्स को मार नहीं पा रहे थे, जिसके कारण गॉब्लिन्स उन्हें खदेड़ खदेड़ कर मौत के घाट उतार रहे थे। आसमान से वो एंजल इन इंसानों की लाचारी का पूरा मजा ले रही होती है। वो तंज कसते हुए कहती है, ये सभी ह्यूमंस इंसान तो उम्मीद से ज्यादा कमजोर हैं और ये बेवकूफ अपनी इसी इंसानियत के चक्कर में मारे जा रहे हैं। लेकिन तभी उसकी नजर हमारे मेन कैरेक्टर पर पड़ती है। वो हैरान होकर कहती है, सिर्फ उसे छोड़कर? आखिर इस बंदे की क्या डील है? इसने इतनी जल्दी में 70 गोब्लिन्स मार भी दिए? तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सामने सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है कि उसे एक्सपीरियंस और गोल्ड मिल गया है। वह गॉब्लिन्स को मार मारकर लगातार लेवल अप करता जा रहा था। लेवल अप होने पर उसे अपने स्टेट्स जैसे कि स्ट्रेंथ, स्पीड वगैरह बढ़ाने के पॉइंट्स मिलते हैं। सिस्टम विंडो पर दिखाया जाता है कि शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर की स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, एजिलिटी और लक हर एक स्टेट में सिर्फ 3-3 पॉइंट्स थे। वह सोचता है कि इस राउंड के बाद वह सीधा लेवल 4 पर पहुंच जाएगा। इसके बाद वह समझदारी दिखाते हुए अपने सारे के सारे पॉइंट्स एजिलिटी, रफ्तार और फुर्ती में डाल देता है। इस वजह से उसकी एजिलिटी 3 से बढ़कर सीधे 9 पर पहुंच जाती है और उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब मेन कैरेक्टर की ताकत और रफ्तार इतनी बढ़ चुकी थी कि गॉब्लिन्स भी उससे डरने लगते हैं और उसके पास आने से कतराते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर खुद उनके पास जा जाकर उन्हें खत्म करने लगता है। देखते ही देखते वो अपने कोटे के सभी 100 गॉब्लिन्स को मार गिराता है। इस गेम का नियम था कि हर एक प्लेयर को आगे बढ़ने के लिए 100 गॉब्लिन्स मारने होंगे। जैसे ही उसका मिशन पूरा होता है, सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, आपने फर्स्ट राउंड का क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है। तभी मेन कैरेक्टर के चारों तरफ पीले रंग की लाइटिंग वाला एक जादुई सर्कल बन जाता है और वह उसके बीच खड़ा हो जाता है। सिस्टम उसे बधाई देते हुए बताता है कि उसने पूरे जोन में रैंक 1 हासिल की है। उसने यह कारनामा सिर्फ 10 मिनट 21 सेकंड में पूरा कर लिया था, जो कि अब तक का सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड था। चूंकि गेम कई जोन्स में बंटा हुआ था, इसलिए वो न सिर्फ अपने जोन में बल्कि पूरी दुनिया के जितने भी जोन्स थे उन सब में नंबर 1 पर आया था। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने के इनाम के तौर पर सिस्टम उसके सामने 3 रिवॉर्ड्स रखता है,
जिनमें से उसे कोई एक चुनना था। ब्लू एज, स्टिलेटो, जैवलिन। मेन कैरेक्टर थोड़ा सोचता है और सीधा स्टिलेटो को चुन लेता है। यह एक रेयर कैटेगरी का बेहद खास हथियार था। वह अपने पुराने हथियार को फेंक देता है और इस नए चमचमाते स्टिलेटो को अपने हाथ में थाम लेता है। इसके बाद वो अपनी स्टेटस विंडो पर देखता है कि उसे एक नया टाइटल मिला है, द लास्ट टाइम रिग्रेसर, जो कि एक हिडन टाइटल था। वह तुरंत इस टाइटल को बाकी लोगों से हाइड कर लेता है। तभी वह अपने पास मौजूद रेड फ्रैगमेंट का इस्तेमाल करता है, जिससे उसे रून ऑफ रिग्रेशन हासिल हो जाता है और वह रून जादुई तरीके से उसकी बॉडी शरीर पर छप जाता है। यहां उसे कड़वा सच पता चलता है कि उसे समय में पीछे जाने की जो अद्भुत ताकत मिली थी, वह असल में इसी लाल स्टोन क्रिस्टल की वजह से मिली थी। लेकिन तभी वह लाल स्टोन डिटेक्ट साफ करता है कि यह उसका आखिरी रिग्रेशन है। सिस्टम उसे चेतावनी देता है, यह आपका 100वां रिग्रेशन है और इसके बाद आप इस ताकत का इस्तेमाल दोबारा कभी नहीं कर पाएंगे। वह सोचता है, क्या इस गेम में टाइटल्स और रून इतने ज्यादा असरदार हो सकते हैं? वह खुश होता है कि उसके हाथ एक बहुत ही कमाल की चीज लगी है। वह सोचता है यह जो रिजरेक्शन की ताकत उसे मिली है, वह असल में किसी प्रीस्ट की बहुत बड़ी स्किल होती है। एक आम प्रीस्ट की स्किल तो प्लेयर की हेल्थ को सिर्फ 30% तक ही रिस्टोर कर पाती है, लेकिन उसे जो यह रून मिला है, वह प्लेयर की पूरी हेल्थ को रिस्टोर कर सकता है। इसी धमाकेदार और बड़े खुलासे के साथ चैप्टर 2 यहीं खत्म होता है। चैप्टर 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां चैप्टर 2 खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर एमसी एक काफी इंटरेस्टिंग लुक देता है और चेहरे पर मुस्कान के साथ कहता है कि यह तो वाकई काफी दिलचस्प चीज है। उसके सामने उसका हिडन टाइटल होता है, द लास्ट टाइम रिग्रेसर। तभी सिस्टम विंडो पर लिखा आता है कि यह स्किल अपना पूरा इफेक्ट देगी, चाहे इसे हिडन रखा जाए या पब्लिक किया जाए। यह जानने के बाद वह तुरंत इस टाइटल को प्राइवेट हाइड कर लेता है। इसके बाद वह आराम से अंगड़ाइयां लेते हुए सोचता है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, और वह उनकी तरफ देखने लगता है। दूसरी तरफ आसमान में मौजूद वह एंजल भी सोच रही होती है कि उसे इतनी बोरियत क्यों फील हो रही है। तभी वह देखती है कि मैदान में गॉब्लिन्स और इंसानों के नंबर्स अब बिल्कुल बराबर हो चुके हैं। वह खुद से कहती है कि गेम को और ज्यादा मजेदार बनाने के लिए उसे यहां थोड़ा और फन करना पड़ेगा। वहां मैदान में चारों तरफ मरे हुए इंसानों, कई लड़कियों और लड़कों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। सभी लोग मर रहे होते हैं और बचे हुए लोगों के अंदर मौत का भयंकर डर होता है। तभी वो एंजल खेल को और क्रूर बनाने के लिए मैदान में 50,000 और गॉब्लिन्स की नई फौज भेज देती है, रिफिल कर देती है। वह दुष्टता से हंसते हुए कहती है कि इतने गॉब्लिन्स काफी रहेंगे। गॉब्लिन्स की नई फौज को देखकर मैदान में मौजूद लोग चिल्लाते हैं, इन्हें मार डालो। इसके बाद इंसानों और गॉब्लिन्स के बीच एक भयानक मारकाट शुरू हो जाती है। चारों तरफ खून की बौछारें होने लगती हैं। तभी सिस्टम विंडो पर दिखाया जाता है कि कुल 5,143 प्लेयर्स जिन्होंने सरवाइव किया था, में से 1,021 लोगों ने अपने कोटे के 100 गॉब्लिन्स को मारकर इस क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। जैसे ही बचे हुए कुल प्लेयर्स के मिशन पूरे होते हैं, बाकी के सारे गॉब्लिन्स अचानक गायब हो जाते हैं। यह देखकर एंजल कहती है कि तुम में से आधे लोग पास हो चुके हों, जिसका मतलब है कि तुम्हारा यह क्वेस्ट कंप्लीट हो गया है। लेकिन इसके तुरंत बाद एंजल अपनी असली औकात पर आती है और बेहद क्रूरता से कहती है, अब जिस किसी ने भी अपने कोटे के 100 गोब्लिन्स को नहीं मारा था, तुम सब के सब अभी मारे जाओगे। वो बिना किसी दया के उन सभी फेल होने वाले प्लेयर्स को मारना शुरू कर देती है। वे लोग दर्द से कराह रहे होते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और अपनी जान की भीख मांगते हैं कि उन्हें छोड़ दिया जाए। लेकिन वो एंजल दिल थामने वाला कोई दुख या दया नहीं दिखाती और उन सभी को बेरहमी से मार डालती है। इस खौफनाक मंजर के बाद बचे हुए लोग पहले क्वेस्ट को पार करने के बाद काफी गम और सदमे में होते हैं। लेकिन एंजल हंसते हुए कहती है कि तुम सब सर्वाइवल पा चुके हो, अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए। वह बताती है कि अब तुम सब वापस अपनी रियलिटी में चले जाओगे और इसके बाद तुम सीधे सेकंड राउंड में आओगे, जो कि ठीक 1 महीने बाद होगा। इस गेम का नियम है कि हर एक राउंड महीने की पहली तारीख को ही होता है। चूंकि पहला राउंड 1 जनवरी को था, इसलिए अगला राउंड 1 फरवरी को होगा। इसके बाद सिस्टम पीआर पूरी दुनिया के सभी जोन्स का रिजल्ट दिखाया जाता है, जिसमें पहले नंबर पर हमारा मेन कैरेक्टर ब्लैक साइद होता है, जिसने सिर्फ 10 मिनट 21 सेकंड में मिशन पूरा किया था। दूसरे नंबर पर स्टूपिड इडियट्स नाम का प्लेयर होता है, जिसने 16 मिनट लगाए थे। तीसरे नंबर पर हेवनली डीम होता है, जिसने 17 मिनट लगाए थे। इसके बाद खुद हमारे मेन कैरेक्टर के लोकल एरिया का रिजल्ट दिखाया जाता है, जिसमें ऑफ कोर्स हमारा मेन कैरेक्टर पहले नंबर पर होता है। दूसरे नंबर पर लाइफ इज अ डॉक्यूमेंट्री और तीसरे नंबर पर ब्लैक फ्लेम ड्रैगन इन हैंड नाम के प्लेयर्स होते हैं। जैसा कि पहले बताया गया था, हमारा मेन कैरेक्टर अपने एरिया के साथ साथ बाकी दुनिया के सभी जोन्स में नंबर 1 पर आया था। नंबर 1 आने की खुशी में सभी प्लेयर्स को नोटिफिकेशन मिलता है और रिवॉर्ड के तौर पर 1000 गोल्ड और कई तरह के शानदार इनाम मिलते हैं, जिसे देखकर लोग खुश हो जाते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर के चेहरे पर भी एक स्माइल होती है।
वो एंजल भी एमसी के पास आती है और कहती है कि मैं वाकई तुमसे काफी इंप्रेस हूं कि तुम मेरे एरिया से होने के बावजूद पूरी दुनिया के हर एक एरिया में टॉप पर आए हो। वो उससे पूछती है कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो, क्या तुम्हें कोई स्पेशल रून मिला है? उसकी बात को बीच में ही काटते हुए हमारा मेन कैरेक्टर सीधे कहता है, क्या तुम खुद अपनी आंखों से हमारी स्टेट विंडो में नहीं देख सकती कि मुझे क्या मिला है और क्या नहीं? इस पर एंजल थोड़ा चिढ़कर कहती है, मुझे सब पता है, आखिरकार मैं एक एंजल हूं और मुझे सब कुछ मालूम रहता है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। तब हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए उससे कहता है, एंजल, क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकता हूं? एंजल हैरान होकर पूछती है, एक फेवर? मेन कैरेक्टर कहता है कि पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट प्लेस पर आने के लिए उसे एक बहुत ही बेहतरीन और बड़ा स्पेशल रिवॉर्ड चाहिए। ये सुनते ही वहां मौजूद बाकी लोग चौंक जाते हैं। एंजल के चेहरे पर भी एक बेहद डरावना और डेविलिश फेस आ जाता है और वो गुस्से में कहती है, क्या? तुमने अभी मुझसे क्या कहा? हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल कूल रहते हुए कहता है कि मुझे बस एक अच्छा रिवॉर्ड चाहिए, इसमें चौंकने वाली क्या बात है, ये तो काफी नॉर्मल मांग है। ये सुनकर थोड़ी देर के लिए वहां बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। एंजल मन ही मन उसे गालियां देते हुए सोचती हैं कि इस अदना से इंसान की मुझसे कुछ मांगने की हिम्मत कैसे हुई। वह सोचती है कि यह लड़का मेरे बहुत करीब आ गया है, मैं खुद को इसके सामने अंडर एस्टिमेट नहीं होने दूंगी। वो उसका सिर धड़ से उड़ाने का प्लान बनाती है, लेकिन वो जानती है कि वह अपनी हेड ब्लो करने वाली जादुई अथॉरिटी का इस्तेमाल पहले राउंड की शुरुआत से पहले ही कर चुकी है। और एंजल्स भी एक नियम और लिमिट में बंधी होती हैं, जो बिना वजह सेफ जोन के अंदर किसी को सीधे खुद नहीं मार सकती। तभी उसके दिमाग में एक शातिर आइडिया आता है। वो चेहरे पर झूठी मुस्कान लाकर मेन कैरेक्टर से कहती है, तुम्हें एक अच्छा रिवॉर्ड चाहिए ना? वैसे ऐसी रिक्वेस्ट आमतौर पर रिजेक्ट कर दी जाती हैं, लेकिन अगर तुम सच में बात करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ एक प्राइवेट जगह पर अकेले आना होगा। वो कहती है कि चलो मेरे पीछे पीछे आओ, वहां तुम्हें एक बेहतरीन रिवॉर्ड मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी बिना डरे उसके पीछे पीछे चल देता है और वे दोनों चलते हुए एक घने जंगल के अंदर चले जाते हैं। जंगल में जाने के बाद एंजल पीछे मुड़कर देखती है और कहती है, तुम मुझसे इतना दूरी क्यों रख रहे हो? आओ, मेरे बिल्कुल पास आ जाओ। असल में एंजल मन ही मन सोच रही होती है कि जैसे ही यह लड़का इस गेमिंग एरिया की सीमा से बाहर निकलेगा, मैं इसके लालच का ऐसा फल दूंगी कि इसे सीधे मौत के घाट उतार दूंगी। क्योंकि एरिया के बाहर किसी भी प्लेयर का कत्ल करने पर एंजल्स के ऊपर कोई गॉड्स का नियम लागू नहीं होता था। वह मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचती है कि तुम्हें तो चुप रहना चाहिए था, अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वह जैसे ही पीछे मुड़कर एमसी से बड़े घमंड के साथ कहती है, तो अब बताओ तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए था? लेकिन वह जैसे ही सामने देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उसके झांसे में नहीं आया था। उसका एक बेहद शक्तिशाली और भारी मुक्का पहले से ही हवा में तैयार था। एंजल कुछ समझ पाती उससे पहले ही मेन कैरेक्टर अपनी पूरी ताकत से उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। वह मुक्का इतना खतरनाक होता है कि वह घमंडी एंजल हवा में उड़ती हुई दूर जाकर जमीन पर गिरती है। वह पूरी तरह शॉक में होती है कि एक इंसान ने उस पर हाथ कैसे उठाया। और इसी धमाकेदार मोड़ पर चैप्टर 3 यहीं खत्म होता है। चैप्टर 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां चैप्टर 3 खत्म हुआ था। मेन कैरेक्टर के एक जोरदार मुक्के से एंजल जमीन पर गिर जाती है और हैरान होकर मुंह खोले रह जाती है। वह अपने मुंह से कराहते हुए बोलती है, क्या? एक इंसान ने मुझे मारा? वह गुस्से में गालियां देते हुए कहती हैं, एक मामूली इंसान? जब वह खड़ी होकर सामने देखती है तो वहां कोई नहीं होता। वह सोच में पड़ जाती है कि वह लड़का आखिरकार कहां गायब हो गया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से अचानक आता है और एंजल के एक पंख को मजबूती से पकड़ लेता है। एंजल दर्द से चीखते हुए कहती है, तुम क्या कर रहे हो? आखिर तुम क्या करने की कोशिश? वह उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन मेन कैरेक्टर एक हाथ से उसकी गर्दन दबोचता है और दूसरे हाथ से उसका पंख पकड़कर उसे बेरहमी से फाड़ देता है। वह ठंडे लहजे में कहता है, ज्यादा ढोंग मत करो। पंख उखड़ने के कारण एंजल दर्द से बुरी तरह तड़पने लगती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर यहीं नहीं रुकता। वह उसका दूसरा पंख भी फाड़ देता है और कहता है, अब तुम भाग भी नहीं सकती। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? एंजल दर्द से बेहाल होकर कहती है, बेशक, बहुत भयानक दर्द हो रहा है। तभी मेन कैरेक्टर कहता है, मुझे तुम्हारी उस बेवकूफी भरी हंसी से पहले ही पता चल गया था कि तुम मुझे मारने का प्लान बना रही हो। एंजल चौंक कर पूछती है, तुम क्या बात कर रहे हो? मेन कैरेक्टर जवाब देता है, तुम्हारे पंख में जो डैगर छिपा हुआ था, तुम उसी से मुझे मारना चाहती थी ना? यह सुनकर एंजल पूरी तरह चुप हो जाती है। मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे सब पता था। एंजल फिर से मासूम बनने का नाटक करने की कोशिश करती है, लेकिन मेन कैरेक्टर कहता है, तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे चेहरे के हाव भाव आसानी से पढ़ सकता हूं। ब्रायल। उस एंजल का नाम ब्रायल होता है। एंजल पूरी तरह दंग रह जाती है और पूछती है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मेन कैरेक्टर सपाट आवाज में कहता है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। एंजल अपनी जान बचाने के लिए घबरा कर कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो?
तुमने हथियार क्यों निकाला है? मेन कैरेक्टर कहता है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं क्या करने वाला हूं? एंजल डर और गुस्से में धमकी देती है, मैं अपनी एक उंगली से तुम्हारा सिर एक्सप्लोड कर दूंगी। लेकिन मेन कैरेक्टर शांत रहकर कहता है, तुम्हारी वो जादुई स्किल अब खत्म हो चुकी है और तुम उसका इस्तेमाल दोबारा नहीं कर सकती। एंजल खौफ में आ जाती है और कहती है, मेरे बाकी साथी एंजल्स तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेन कैरेक्टर हंसता है और कहता है, सारे एंजल्स मतलबी होते हैं, उन्हें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, तुम मरो या जियो। एंजल हैरान होकर कहती है, क्या? फिर वो अपनी जान बख्शने के लिए बातें बनाने लगती हैं कि मुझे मारने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हें बाद में बहुत पछतावा होगा। मेन कैरेक्टर कहता है, वैसे भी हम सब अब अपनी असली दुनिया में लौटने वाले हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंजल आखिरी बार गिड़गिड़ाती है, मुझे बस एक चांस दे दो। लेकिन मेन कैरेक्टर साफ मना कर देता है। वो मन ही मन सोचता है कि रिग्रेशन के कारण उसे पहले ही इन सब चीजों की पूरी जानकारी मिल चुकी थी। वो एंजल के सामने यह बात खोल देता है कि उसे टॉर्चर करने से पहले ही सारी इंफॉर्मेशन पता थी। वो एंजल से कहता है, तुम सब भी इस गेम में सिर्फ प्यादे हो, तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ प्लेयर्स को गाइड करने की है। एंजल हैरान होकर पूछती है, पर तुमने मुझे कब और कैसे टॉर्चर किया? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, मेन कैरेक्टर स्टिलेटो से उसका कत्ल कर देता है। एंजल तड़पते हुए दम तोड़ देती है। तभी सिस्टम पर एक बड़ा नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, तुम दुनिया के पहले ऐसे प्लेयर हो जिसने किसी एंजल का शिकार किया है। इस ऐतिहासिक जीत के लिए तुम्हें एक नया टाइटल मिलता है, फर्स्ट एवर एंजल स्लेयर। इसके बाद उसे रिवॉर्ड के तौर पर ढेर सारा इनाम और 1000 गोल्ड मिलते हैं। वो सोचता है कि इस बार भी वो दुनिया का पहला ऐसा बंदा बना है जिसने एंजल को मारा है। ये सभी रिवॉर्ड्स उसकी बॉडी में ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाते हैं। इसके साथ ही उसे एक बेहद पावरफुल रून मिलता है जिसका नाम होता है रून ऑफ स्लॉटर। इसकी खासियत यह थी कि जब भी वो अपने किसी ओपोनेंट को जान से मारेगा तो उसके सारे स्टेट्स 1% से बढ़ जाएंगे। ये पावर मैक्सिमम 100% तक बढ़ सकती थी। मेन कैरेक्टर सोचता है कि उसने अपने 13वें रिग्रेशन के दौरान ही यह पता लगा लिया था कि यह खास रून सिर्फ एक ही पर्सन के लिए बना होता है। वह मुस्कुराते हुए सोचता है कि जब बाकी एंजल्स को यह पता चलेगा कि मेरे पास पहले से ही एक रून मौजूद है तो उनके होश उड़ जाएंगे। तभी उसके हाथ में एक चमकदार क्रिस्टल जैसा ऑब्जेक्ट आता है। वह सोचता है कि यही वह सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से उसने एंजल को जान से मारा। उस आइटम का नाम था एंजल्स ब्लड, जो कि यूनिक रैंक का एक वन टाइम यूज आइटम था। यहां गेम का एक अहम नियम समझाया जाता है कि हर प्लेयर को लेवल 10 पर पहुंचने के बाद अपने लिए एक विशिष्ट क्लास चुननी होती है। गेम में कुल 30 प्रकार की क्लासेस होती हैं जिन्हें प्लेयर्स बाद में बदल भी सकते हैं। आमतौर पर क्लास बदलने के लिए किसी खास आइटम की जरूरत होती है और इसके लिए हंटिंग और कई कठिन शर्तों को पूरा करना पड़ता है। क्लास चेंज करने वाले ये आइटम्स सिर्फ 1% किस्मत वाले लोगों को ही सही एनवायरनमेंट और शर्तें पूरी करने पर मिलते हैं। बोनस स्टेट्स, क्लास, रून और स्किल्स के मामले में एमसी की हर एक चीज बिल्कुल परफेक्ट थी। वह खुद से कहता है कि फाइनल राउंड को जीते बिना भी उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। इसके बाद सिस्टम उसे कई ऑप्शंस में से एक और रिवॉर्ड चुनने को कहता है। वह बहुत ही समझदारी से पहला ऑप्शन चुनता है जिससे अगले राउंड में उसे जीतने में आसानी हो। उसकी एक्सपीरियंस एक्सपी सीधे ट्रिपल हो जाती है। इसके बाद वह एंजल की तरफ देखता है जिसकी बॉडी धीरे धीरे हवा में घुल रही होती है। वह दृढ़ निश्चय के साथ खुद से कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे हर हाल में और ज्यादा स्ट्रांग बनना ही होगा। तभी अचानक सीन शिफ्ट होता है और सभी प्लेयर्स वापस रियलिटी में लौट आते हैं। स्कूल का वह बुली लड़का योंगमिन भी होश में आता है और चारों तरफ देखता है कि सब कुछ पहले जैसा हो चुका है। वह सोचता है कि क्या उसके आसपास के सभी लोग भी इसी तरह पास आउट हो गए थे? क्या वे सब कोई सामूहिक सपना देख रहे थे? लेकिन जब वह समय देखता है तो घड़ी में सुबह के 5:20 हो रहे थे। वो हैरान होकर सोचते हैं कि क्या सच में वे सब इतना बड़ा और खौफनाक सपना देख रहे थे? वह अपने दोस्तों से इस बारे में पूछता है तो उसके दोस्त भी कांपते हुए बताते हैं कि वे सब भी बेहोश हो गए थे और उन्होंने भी हूबहू यही सब देखा था। वे समझ जाते हैं कि यह कोई सपना नहीं था क्योंकि वहां मौजूद हर एक इंसान इसी खौफनाक वाकये की बात कर रहा था। तभी उनके सामने सबसे कड़वा और खौफनाक सच आता है। जो लोग उस गेमिंग डायमेंशन के अंदर गॉब्लिन्स या एंजल के हाथों मारे गए थे वे असली दुनिया में भी मर चुके थे। वे दोबारा कभी होश में नहीं आए और वहीं के वहीं ढेर हो गए। लोग रो रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि वे उठ क्यों नहीं रहे हैं। लेकिन बुली योंगमिन ठंडी सांस लेकर कहता है, वे सब सच में मर चुके हैं। वे समझ जाते हैं कि जिन लोगों ने गेम के अंदर सरवाइव नहीं किया वे असल जिंदगी में भी हमेशा के लिए खत्म हो गए। योंगमिन सोचने लगता है कि अगला राउंड भी कितना भयानक होगा, लेकिन डरने के बजाय उसके दिमाग में एक अलग ही सनक सवार हो जाती है। वो अपने चेहरे पर एक बेहद डरावनी और अजीब सी मुस्कान लाता है और सोचता है
ये तो वाकई बहुत औसम है। इसी सस्पेंस भरे मोड़ पर चैप्टर 4 यहीं खत्म होता है। चैप्टर 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहां चैप्टर 4 खत्म हुआ था। पहला राउंड खत्म होने के बाद स्कूल का वह बुली योंगमिन इस भयानक परिस्थिति को लेकर डरने के बजाय काफी एक्साइटेड और खुश हो जाता है। दूसरी तरफ उसके दोस्त सदमे में हैं और डरकर सोच रहे हैं कि वे अभी मरना नहीं चाहते, क्योंकि अभी तो उन्होंने अपनी जिंदगी ठीक से जी भी नहीं है। लेकिन योंगमिन अपनी सनक में हंसते हुए कहता है कि यह गेम तो काफी फन होने वाला है और इससे हमें आगे कई नई चीजें पता चलेंगी। तभी अचानक योंगमिन के दिमाग में हमारे मेन कैरेक्टर का ख्याल आता है। वह सोचता है कि वो लड़का आखिरकार कहां चला गया। उसने आखिरी बार एमसी को पहले राउंड के मैदान में ही देखा था। वह घमंड में सोचता है कि मुझे क्या लेना देना, चाहे वो मरे या जिए। लेकिन तभी उसकी नजर रास्ते में एक ऐसे आदमी पर पड़ती है जिसने नाइट वाले सूट का कुछ हिस्सा पहन रखा था। योंगमिन सोच में पड़ जाता है कि इस मामूली बंदे को गेम का यह रेयर आइटम आखिर कहां से मिला। तभी उसे गेम का एक और नियम याद आता है कि क्या सच में असली दुनिया में भी स्टेटस विंडो खोली जा सकती है। वह तुरंत हवा में अपनी स्टेटस विंडो खोलता है और सामने का नजारा देखकर पूरी तरह चौंक जाता है। वह चिल्लाता है, नो वे, दैट्स पॉसिबल। ऐसा होना नामुमकिन है। उसके दोस्त भी अपनी अपनी स्टेटस विंडो खोलकर पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। अपनी बढ़ी हुई ताकत को आजमाने के लिए योंगमिन जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाता है और सिर्फ एक हाथ की ताकत से उसे पूरी तरह कुचल डालता है। वह भारी पत्थर पल भर में मिट्टी में मिल जाता है, जिसे देखकर योंगमिन बेहद खुश हो जाता है। तभी टीवी न्यूज पर एक बहुत बड़ी खबर दिखाई जाती है कि अचानक शहर के 10,000 सिटीजन्स एक साथ अनकॉन्शियस हो गए थे। न्यूज में दिखाया जाता है कि एक रहस्यमयी एंजल जैसी महिला प्रकट हुई थी, जिसने उन सभी लोगों को बेहोश करके किसी जादुई गेम के अंदर ट्रांसफर कर दिया था, जिसके बाद पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। यह न्यूज हर एक टीवी चैनल पर फ्लैश हो रही होती है, जिसमें बताया जाता है कि केवल 15 से 29 साल के युवा ही इस गेम के अंदर खींचे गए हैं। और यह खौफनाक घटना केवल एक जगह नहीं, बल्कि कोरिया के साथ साथ दुनिया के 128 देशों में एक साथ घटित हुई है। इंटरनेट चैट्स पर भी लोग इसी बात को लेकर डरे हुए हैं और लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने घर में बैठा फोन पर यही सब न्यूज़ देख रहा होता है। वो ठंडी सांस लेकर सोचता है कि यह तो सिर्फ एक शुरुआत है। गेम के अनुसार पहले राउंड के बाद लगभग आधी दुनिया के लोग हमेशा के लिए मौत की नींद सो चुके हैं। वह गंभीरता से सोचता है कि असली समस्या ये आम लोग नहीं, बल्कि वे प्लेयर्स हैं जो इस गेम को पार करके आए हैं। अब इन सर्वाइवर्स को प्लेयर्स कहा जाएगा, और जब ये लोग गेम से मिली अपनी जादुई एबिलिटीज को असली दुनिया में लाएंगे तो वे धीरे धीरे लेवल अप करके इतने ज्यादा इनविंसाइबल हो जाएंगे कि उन्हें मारना या कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा। इसके कारण असली दुनिया में कई घातक और जानलेवा ह्यूमंस वेपन्स पैदा हो जाएंगे। मेन कैरेक्टर तय करता है कि वह हाथ पर हाथ धरकर इन सब चीजों को सिर्फ देखता नहीं रहेगा। वह जानता है कि भविष्य में आने वाले इन खतरनाक प्लेयर्स को कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वह है स्ट्रेंथ और एक ओवरवेलमिंग फोर्स। वह खुद से कहता है, ऑफ कोर्स, ताकत ही एकमात्र जरिया है। इसके बाद वह सोचता है कि बॉस रूम के अंदर जाने के लिए उसे कुल 5 लोगों की टीम की जरूरत है। उसके दिमाग में कई काबिल प्लेयर्स के नाम आते हैं जिन्हें वो अपने ग्रुप में शामिल करना चाहता है, लेकिन वह खुद को रोकते हुए कहता है कि अभी सही समय नहीं आया है। तभी वह घर के अंदर जाता है और देखता है कि डाइनिंग टेबल पर सिर्फ कुछ इंस्टेंट नूडल्स रखे हुए हैं। नीचे जमीन पर एक गद्दे पर उसका छोटा भाई आराम से सो रहा होता है। यहां बताया जाता है कि वो उसका छोटा भाई है। एक भयानक कार एक्सीडेंट में उनके माता पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद से उनके परिवार में सिर्फ वे दोनों भाई ही बचे हैं। माता पिता के जाने के बाद से मेन कैरेक्टर ही अपने छोटे भाई का एकमात्र लीगल गार्डियन और सहारा है। तभी मेन कैरेक्टर की नजर अपने छोटे भाई के हाथ पर पड़ती है, जहां गहरी खरोंचें आई होती हैं और बैंडेज बंधी होती है। यह देखकर उसका दिल भारी हो जाता है। वह कमरे की लाइट ऑन करता है और अपने भाई को जगाते हुए कहता है, सुबह हो गई है, अब उठ जाओ। उसका भाई नींद में बड़बड़ाता है, अभी तो सिर्फ सुबह के 6 ही बजे हैं। लेकिन मेन कैरेक्टर उसकी रजाई खींचकर अलग रख देता है। उसका भाई चिढ़कर कहता है, अभी तो ठीक से सूरज भी नहीं उगा है, मैं थोड़ी देर और सो सकता हूं। लेकिन मेन कैरेक्टर गंभीर होकर कहता है, अब सोने का समय नहीं है, पूरी दुनिया इस वक्त एक बड़ी मुसीबत में है। उसका भाई हैरान होकर पूछता है, मुझे लगा था कि तुम नए साल पर होने वाली बेल सेरेमनी में गए हो, वहां क्या कुछ हुआ है क्या? मेन कैरेक्टर कहता है, मेरे साथ बाहर आओ, हम चलते चलते बात करते हैं। जब वे दोनों सड़क पर जा रहे होते हैं तो छोटा भाई सोच रहा होता है कि उसका बड़ा भाई आज इतना ज्यादा सीरियस क्यों दिखाई दे रहा है। मेन कैरेक्टर उससे पूछता है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि दुनिया में क्या चल रहा है? छोटा भाई कहता है, मैं तो कल रात से सो रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। तब मेन कैरेक्टर कहता है, तुम इंटरनेट पर सर्च करके देखो कि दुनिया कैसे बदल चुकी है। वो उससे पूछता है, क्या तुम्हारे सामने कोई एंजल प्रकट हुई थी और तुम्हें किसी गेम में ले जाया गया था? छोटा भाई चौंक कर कहता है, हाँ, ऐसा हुआ था। तब मेन कैरेक्टर पूछता है, क्या तुम भी उस वक्त उसी गेम के अंदर थे?
छोटा भाई कांपते हुए कहता है, हाँ, मैं भी बड़ी मुश्किल से अपने कोटे के 100 गॉब्लिन्स को मारने के बाद ही यहां तक जिंदा वापस पहुंच पाया हूं। वह अपने बड़े भाई को देखकर फिक्र से पूछता है, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? लेकिन मेन कैरेक्टर उसकी बात काटकर कहता है, मेरे बारे में मत सोचो, खुद के बारे में सोचो। छोटा भाई भावुक होकर कहता है, मैं तुम्हारी फिक्र क्यों ना करूं? माता पिता के जाने के बाद पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही मेरे इकलौते गार्जियन और घरवाले बचे हों। जो खालीपन हमारे माता पिता छोड़ गए थे, उसे तुमने अकेले ही पूरा किया है। मेरे लिए पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही काफी हो, इसलिए मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। छोटा भाई मन ही मन सोच रहा होता है कि उसके बड़े भाई के पास इतनी अद्भुत ताकत कहां से आई कि उसने इतनी आसानी से 100 गॉब्लिन्स को मार दिया। मेन कैरेक्टर उसके चेहरे को देखकर समझ जाता है और कहता है, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। वह उसे समझाता है कि इस गेम के अंदर हर प्लेयर के अपने स्टेट्स होते हैं जो वीडियो गेम की तरह काम करते हैं। वह बताता है कि एक नॉर्मल इंसान के एवरेज स्टेट्स केवल 4 पॉइंट्स के आसपास होते हैं और एक प्रोफेशनल एथलीट के स्टेट्स 10 पॉइंट्स तक होते हैं, लेकिन उसके खुद के स्टेट्स 11 पॉइंट्स पर हैं। इसीलिए वह गॉब्लिन्स से आसानी से बिना किसी चोट के जीत पाया था। तभी छोटा भाई जिद पर अड़ जाता है और कहता है, मैं अब एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगा जब तक तुम मुझे यह नहीं बताते कि तुम मुझे इस वक्त सुबह सुबह कहां ले जा रहे हो। मेन कैरेक्टर एक पल के लिए रुकता है, दोबारा उसके हाथ पर बंधी बैंडेज को देखता है और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ जाती है। वह ठंडी और भारी आवाज में उस जगह का नाम लेता है, बेकटाए वू। वह अपने छोटे भाई से कहता है, हम बैंग तायुगो के हाइडआउट पर जा रहे हैं। वही गुंडा जो तुम्हें स्कूल में बुली परेशान करता है और जिसने तुम्हारे हाथ का यह हाल किया है। इसी धमाकेदार मोड़ पर चैप्टर 5 यहीं खत्म होता है, जिससे साफ पता चलता है कि गेम से मिली महाशक्तियों के बाद अब हमारा मेन कैरेक्टर अपने भाई के बुली को उसकी औकात याद दिलाने जा रहा है। चैप्टर 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहां चैप्टर 5 खत्म हुआ था, जहां हमारा मेन कैरेक्टर रयूमिन अपने छोटे भाई से कहता है कि बैंग तायुगो तुम्हें परेशान कर रहा है। यह सुनकर उसका छोटा भाई चौंक जाता है और कहता है, तुम्हें कैसे पता? रयूमिन मुस्कुराते हुए जवाब देता, और तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं होगा? छोटा भाई मन ही मन सोच रहा होता है कि वह इस बात को जाहिर नहीं करना चाहता था और अपने बड़े भाई को नहीं बताना चाहता था कि वह स्कूल में इतना परेशान होता है। वह मन ही मन अपने भाई से सॉरी भी बोल रहा होता है। इसके बाद रयूमिन सोचता है कि उसे इस बारे में तब पता चला जब वह पहली बार पहले राउंड से वापस लौट कर आया था। यहाँ पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जब रयूमिन का भाई थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। तभी रयूमिन का फोन बजता है और फोन पर एक लड़की की आवाज आती है जो पूछती है, क्या तुम र्यूवोन के गार्जियन हो? वो लड़की घबराकर कहती है कि तुम्हें अभी के अभी हॉस्पिटल आना होगा। ये सुनते ही रयूमिन तेजी से भागता है। पास्ट की इस याद में उसे यह भी पता चलता है कि बैंग तायुगो और उसके गुंडों द्वारा पीटे जाने के कारण ही उसके छोटे भाई की आंखें अंधी हो गई थीं। वह खुद को एक बेबस भाई समझकर मन ही मन माफी मांगता है कि वह अपने भाई की रक्षा नहीं कर पाया। वर्तमान में वे दोनों बैंग तायुगो के हाइडआउट पर पहुंच जाते हैं। वहां बैंग तायुगो कुछ लोगों को बेरहमी से पीट रहा होता है और गालियां देते हुए चिल्लाता है, तुम लोगों ने मुझे $2 लाख क्यों नहीं दिए? वह उन्हें लातों से मार रहा होता है और उसके दोस्त साइड में खड़े होकर हंस रहे होते हैं। बैंग तायुगो कहता है कि वह इन पैसों से एक बाइक लेने वाला था, पर इन लोगों ने उसे एक पैसा तक नहीं दिया। वह अपने दोस्तों से पूछता है कि अब उसे पैसे कहां से मिलेंगे। तभी वे सब मिलकर रयूमिन के भाई का नाम लेते हैं और उसे फोन करके पैसे वसूलने का प्लान बनाते हैं। हालांकि उन्हें पता होता है कि वह एक छोटे कमरे में रहता है और सिर्फ नूडल्स खाता है। तो बैंग तायुगो कहता है, कोई बात नहीं, मैं उसे न्यू ईयर के बहाने आज फिर से पीट दूंगा। तभी रयूमिन और उसका भाई सीधे बैंग तायुगो के सामने आ जाते हैं। बैंग तायुगो उन्हें देखकर कमीनी मुस्कान के साथ कहता है, स्पीकिंग ऑफ डेविल, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, र्यूवोन। इसके जवाब में रयूमिन का भाई उससे डरकर सॉरी बोलता है। बैंग तायुगो रयूमिन की तरफ देखकर चिढ़ता है और पूछता है, ये लड़का कौन है जो तुम्हारा साथ खड़ा है? क्या तुम इसे यहां मुझसे पिटवाने के लिए लाए हो? तभी हमारा मेन कैरेक्टर रयूमिन आगे बढ़कर शांत आवाज में कहता, मैं वोन का बड़ा भाई हूं। बैंग तायुगो हंसता है और कहता है, तुम दोनों आज मेरे हाथों से बुरी तरह मारे जाओगे। वे अपने गुंडों को उन दोनों भाइयों पर हमला करने के लिए आगे भेजते हैं। बैंग तायुगो का एक दोस्त रयूमिन पर वार करने की कोशिश करता है, पर रयूमिन बिना देर किए उसके मुंह पर एक ऐसा जोरदार मुक्का जड़ता है कि उसके मुंह से खून बहने लगता है और वो दूर जा गिरता है। बाकी दोस्त भी गालियां देते हुए रयूमिन की तरफ बढ़ते हैं, पर रयूमिन बिजली की तेजी से उनके हमलों को चकमा देता है और एक एक करके उन सभी को पीटकर धूल चटा देता। ये देखकर बैंग तायुगो सोचता है कि इस लड़के ने कहीं से बॉक्सिंग सीख ली होगी और यहां आकर धौंस जमा रहा है। वो आगे बढ़ता है और रयूमिन से कहता है, तुमने कहीं से बॉक्सिंग सीख ली है, इसलिए इतना उछल रहे हो, लेकिन तुम्हें वेट क्लास के बारे में कुछ नहीं पता। रयूमिन शांत रहकर कहता है, लगता है तुमने न्यूज नहीं देखी। बैंग तायुगो चिल्लाता है, कौन सी न्यूज? और वो गुस्से में रयूमिन पर हमला करता है। रयूमिन बड़ी आसानी से उसके हर एक वार को चकमा देता रहता है।
लगातार वार खाली जाने के कारण बैंग तायुगो की आंखें धुंधली होने लगती हैं और वो हाँफते हुए सोचता है कि वो अब तक इस लड़के को छू भी क्यों नहीं पाया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर रयूमिन अपनी जादुई स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए एक बेहद शक्तिशाली मुक्का तैयार करता है और कहता है, अगर तुमने न्यूज़ देखी होती तो तुम मेरे जैसे प्लेयर के पास आने की गलती कभी नहीं करते। और इसी के साथ वह बैंग तायुगो के चेहरे पर एक जोरदार घूंसा जड़ देता है और चैप्टर 6 यहीं खत्म होता है। चैप्टर 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहां चैप्टर 6 खत्म हुआ था, जहां हमारा मेन कैरेक्टर रयूमिन उस बुली बैंग तायुगो के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ता है जिससे वो दूर जा गिरता है। बैंग तायुगो लड़खड़ाता है और फिर किसी तरह खड़ा होकर गुस्से में गालियां देते हुए रयूमिन पर दोबारा वार करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर फिर से उसकी नजरों के सामने से गायब हो जाता है। बैंग तायुगो फिर से गालियां बकना शुरू कर देता है। तभी रयूमिन अचानक उसके सामने प्रकट होकर उसके मुंह पर एक और जोरदार मुक्का मारता है। बुली उससे कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ एक पंच में नॉकआउट कर दूंगा। तभी बैंग तायुगो देखता है कि उसकी नाक से खून बह रहा है। वह भयंकर रेज में आ जाता है और चिल्लाता है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वह बार बार यही चिल्ला रहा होता है और रयूमिन पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन रयूमिन बड़ी आसानी से उसके वार को डॉज करता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसके मुंह पर एक और जबरदस्त घूंसा जड़ देता है। इस करारे वार से बैंग तायुगो बुरी तरह लड़खड़ा जाता है। वह बेबसी से सोचता है कि यह लड़का तो सिर्फ मेरे फेस को ही टारगेट कर रहा है, जैसे कि मैं कोई पंचिंग बैग हूं। वह हताश होकर सोचता है कि काश सिर्फ एक पंच पड़ जाए, प्लीज। लेकिन वो जैसे ही दोबारा मारने जाता है, रयूमिन उसे एक बार फिर दूर फेंक कर मारता है। रयूमिन बैंग तायुगो के पास जाता है और कहता है, बैंग तायुगो, क्या अब तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है? वह मन ही मन सोच रहा होता है कि इतने सारे रिग्रेशन करने के बाद भी वह अपनी जिंदगी के उस काले दिन को कभी नहीं भूल सकता जिस दिन बैंग तायुगो की वजह से उसके छोटे भाई की आंखें अंधी हो गई थीं। अब बैंग तायुगो पूरी तरह डर जाता है और गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मेरे पास मत आओ, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज रुक जाओ। लेकिन रयूमिन उसके पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और ठंडे लहजे में कहता है, तुम्हें मेरे भाई से उलझने की गलती नहीं करनी चाहिए थी। ये कहते ही वो बैंग तायुगो का हाथ पकड़कर उसे सीधे मोड़कर तोड़ देता है। बैंग तायुगो दर्द से कराह उठता है, लेकिन रयूमिन उसका दूसरा हाथ भी पकड़ता है और उसे भी बेरहमी से तोड़ देता है। ये खौफनाक मंजर देखकर बैंग तायुगो के जो बाकी दोस्त वहां खड़े थे, वे सब अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। इस दौरान रयूमिन का छोटा भाई रयूवोन ये सब देख नहीं पाता और दूसरी तरफ अपना मुंह कर लेता है। इसके बाद रयूमिन बैंग तायुगो को आखिरी चेतावनी देते हुए कहता है, बैंग तायुगो, मेरे भाई को दोबारा हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हें पता है कि आगे क्या होगा, राइट? बैंग तायुगो दर्द से तड़पते और हाँफते हुए कहता है, मुझे पता है, मैं अब उसे कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा। रयूमिन कहता है, यह सब तो ठीक रहेगा, पर क्या पता तुम कब अपना माइंड चेंज कर लो। यह कहकर वह बैंग तायुगो का एक हाथ और पकड़ता है और उसे दोबारा एक और जगह से मरोड़कर तोड़ देता है। इसके बाद दोनों भाई वहां से सड़क के रास्ते आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में छोटा भाई हैरान होकर पूछता है, तुमने यह सब कैसे किया? क्या तुमने कोई मार्शल आर्ट सीखा है या कुछ और? तब रयूमिन उससे कहता है, क्या तुमने न्यूज का वो आर्टिकल ढंग से पढ़ा था जिसमें बताया गया था कि प्लेयर्स अपनी जादुई एबिलिटीज को रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं? छोटा भाई चौंक कर पूछता है, पर कैसे? तब रयूमिन उसे अपनी ताकत का सबूत देने के लिए हवा से जादुई तरीके से एक डैगर समन करके दिखाता है। उसका भाई यह देखकर दंग रह जाता है और कहता है, क्या? एक चाकू? यह हवा से बाहर कैसे निकल गया? रयूमिन मुस्कुराकर कहता है ना अजीब और गजब, मैं अदर वर्ल्ड से अपने आइटम्स यहां असली दुनिया में समन कर सकता हूं। छोटा भाई पूछता है, तो तुमने जो इतनी क्विक मूवमेंट दिखाई और बैंग तायुगो के पंचेस को चकमा दिया, क्या वो भी इसी पावर से था? रयूमिन कहता है, हां, क्योंकि गेम के कारण मेरी एजिलिटी का स्टेट इस वक्त 11 पर है। छोटा भाई पूछता है, स्टेट? तुम्हारा मतलब जो स्टेट्स गेम्स में होते हैं वैसे ही? रयूमिन कहता है, बिल्कुल। एक नॉर्मल एडल्ट इंसान के एवरेज स्टेट्स 4 के आसपास होते हैं और एक चुस्त एथलीट के स्टेट्स 10 होते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे स्टेट्स 11 पर हैं। छोटा भाई पूछता है, तो बाद में आगे क्या होगा? रयूमिन कहता है, कुछ नहीं। वो मन ही मन सोच रहा होता है कि वह अपने भाई को यह नहीं बता सकता कि वो एक रिग्रेसर है और उसका यह 100वां रिग्रेशन है। उसे याद आता है कि पिछले रिग्रेशन में जब उसने अपने भाई को यह सब बताया था, तब किसी ने रयूवोन को किडनैप कर लिया था। हालांकि उसने तब बदला तो ले लिया था, पर वह नहीं चाहता कि उसका भाई दोबारा उसकी वजह से कोई तकलीफ सहे। वह जानता है कि फ्यूचर में जब प्लेयर्स की फाइट्स असली दुनिया में भी शुरू होंगी, तो उसे हर हाल में अपने भाई को प्रोटेक्ट रखना होगा। तभी वो अपने भाई से पूछता है, क्या तुम्हें कोई ब्रेकफास्ट खाना है? चलो किसी कन्वेंस स्टोर की तरफ चलते हैं, तुम्हें भूख लगी होगी ना? छोटा भाई कहता है, हाँ। कन्वेंस स्टोर जाने से पहले रयूमिन बैंक के एटीएम से अपने सारे के सारे पैसे निकलवा लेता है
उसका भाई इतने सारे पैसे देखकर पूछता है, तुमने इतने सारे पैसे क्यों निकलवाए? रयूमिन कहता है, मुझे इनका कहीं यूज करना है। तुम्हें जो खाना है तुम आज वो ले लो, क्योंकि ये न्यू ईयर है तो जो पसंद हो वो खा लो। रयूमिन का भाई थोड़ा झिझकता है, क्योंकि उन लोगों के पास शुरू से ही पैसों की तंगी थी और वे एक छोटे से कमरे में नीचे गद्दे पर सोकर गुजारा करते आ रहे थे। पर रयूमिन के बार बार कहने पर छोटा भाई कहता है, मुझे रेड चिली पेस्ट पॉर्क बेली खानी है, मुझे ये काफी समय से ट्राई करनी थी। रयूमिन खुश होकर कहता है, चलो तो फिर तुम इसे ले लो, आज तुम इसे खाकर पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जाओ। वह मन ही मन सोचता है कि बस कुछ दिनों की बात और है, फिर वह अपने भाई को इस तंगी और गरीबी के जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाल देगा। वे दोनों बैठकर मजे से मीट खाते हैं और यह उन दोनों भाइयों के बीच का एक बेहद भावुक और खुशनुमा होलसम पल होता है। इसके बाद वे एक लॉटरी स्टोर पर जाते हैं। चूंकि रयूमिन एक रिग्रेसर था, उसे अपनी पिछली यादों की बदौलत लॉटरी के विनिंग नंबर्स पहले से ही पता थे। वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपने सारे के सारे 1 लाख पैसे उस लॉटरी को खरीदने में लगा देता है। उसका भाई उसे रोकते हुए घबराकर कहता है, रुक जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो? इतनी सारी लॉटरियों का क्या करोगे? तुम्हें पक्का पता भी नहीं है कि तुम जीतोगे या नहीं। लेकिन रयूमिन मुस्कुराते हुए उन सभी टिकट्स पर नंबर मार्क करके स्टोर वाले को दे देता है, क्योंकि वो जानता है कि यही असली विनिंग नंबर्स हैं। इसी धमाकेदार और सस्पेंस भरे मोड़ पर चैप्टर 7 का यह रीकैप यहीं खत्म होता है। रयूमिन का छोटा भाई रयूवोन काफी घबराया हुआ होता है और वह कहता है, तुमने 1 लाख रुपए इन टिकट्स पर बर्बाद कर दिए, इससे अच्छा तो हम कुछ खाना ही खा लेते। वह घबराहट में अपने नेल्स चबा रहा होता है। तभी वे टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, जहां लॉटरी का रिजल्ट आ रहा होता है। टीवी पर लकी नंबर 3, सेकंड लकी नंबर 18, फिर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ नंबर्स अनाउंस किए जाते हैं। रयूमिन सारे नंबर मैच करता है और अंत में रयूवोन को पता चलता है कि वे तो फर्स्ट प्राइज जीत गए हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वो चौंक कर कहता है, ये क्या? हम तो हर एक फर्स्ट प्राइज जीत गए। क्या मैं सचमुच असलियत में हूं? ये कोई सपना तो नहीं है ना? इसके बाद सीन बदलता है और 9 की शुरुआत में बुली योंगमिन को रयूमिन के पुराने घर के बाहर दिखाया जाता है। वो गुस्से में सोच रहा होता है कि क्या रयूमिन मेरे फोन कॉल्स को इग्नोर करके कहीं छुप रहा है? कमबख्त बास्टर्ड! उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे नजरें मिलाने की? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो गेट को जोर जोर से पीटने लगता है और चिल्लाता है कि मैं उसके अंदर मैनर्स तमीज घुसेड़ दूंगा। वह सोच रहा होता है कि क्या वह घर के अंदर छुपा बैठा है या कहीं बाहर गया है। तभी ऊपर की मंजिल से एक अंकल आते हैं और टोकते हुए कहते हैं, तुम यहां दूसरों के घर के सामने क्या तमाशा कर रहे हो? योंगमिन अकड़कर कहता है, तुम्हें इससे क्या मतलब? क्या तुम इस घर के ओनर मालिक हो? वह बूढ़ा आदमी कहता है, हां, मैं ही हूं। फिर वह बूढ़ा आदमी पूछता है, क्या तुम अपने दोस्त से मिलने आए हो? योंगमिन अपनी असलियत छुपाने के लिए तुरंत झूठ बोलता है, हाँ, मैं अपने दोस्त से ही मिलने आया हूं। तब वह मकान मालिक उसे बताता है कि तुम्हारा दोस्त तो यह घर खाली करके कहीं और मूव शिफ्ट हो चुका है। योंगमिन पूछता है, कहां? बूढ़ा आदमी कहता है, मुझे नहीं पता। यह सुनकर योंगमिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो बड़बड़ाता है, वो बिना कुछ कहे भाग गया, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी और आलीशान बिल्डिंग को देखकर रयूमिन का छोटा भाई रयूवोन हैरान रह जाता है और कहता है, यह तो काफी बड़ी है। वो बहुत खुश होता है। वे रिसेप्शन से अपने फ्लैट का कार्ड उठाते हैं, जहां की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट होती है। वे लिफ्ट से अपने फ्लोर पर पहुंचते हैं, जो कि 43वें फ्लोर 43 फ्लोर पर होता है। जब वे अंदर जाते हैं तो रयूवोन देखता है कि उनका फ्लैट उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा और आलीशान है, जिसे देखकर वह फूला नहीं समाता। छोटा भाई कहता है, यह घर हमारे रहने के लिए काफी बड़ा नहीं है? फिर वह रयूमिन से पूछता है, तुमने इस जगह के लिए कितने पैसे दिए हैं? रयूमिन बताता है, यहां का डिपॉजिट 5 बिलियन वॉन है और मंथली रेंट मासिक किराया 22 मिलियन वॉन है। रयूमिन मन ही मन सोच रहा होता है कि उसे इस समय ऐसी ही कड़ी सिक्योरिटी वाली जगह की जरूरत थी ताकि वे सेफ सुरक्षित रह सकें। वह जानता, पर यहां सोते समय अगर तुम्हें कोई मार गया तो वो खेल खत्म है। तभी छोटा भाई भावुक होकर अपने बड़े भाई से माफी मांगता है और कहता है, अगले महीने तुम फिर से उस खतरनाक दुनिया में चले जाओगे और तुम्हें फिर से फाइट करनी पड़ेगी। आई वॉज थॉटलेस, मैंने बिना सोचे समझे कह दिया था, आई एम सॉरी। अपने भाई को उदास देखकर रयूमिन उसे दिलासा देता है और कहता है, कोई बात नहीं, तुम सैड मत हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अगले राउंड से वापस नहीं आ पाऊंगा? चलो तुम चुपचाप नीचे जाकर खाना खाओ। इस बड़ी बिल्डिंग में शॉपिंग मॉल्स और कई फ्लोर्स भी हैं, तुम उन्हें भी एक्सप्लोर करना। इसके बाद रयूमिन अपने फोन पर देखता है, जहां बुली योंगमिन के कई फोन कॉल्स आए होते हैं, पर वह उन्हें फिर से अनदेखा कर देता है। अगली सुबह रयूमिन देखता है कि उसका छोटा भाई कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। वह पूछता है, तुम सुबह सुबह कहां जा रहे हो? रयूवोन कहता, मैंने राइस केक मंगाए हैं। रयूमिन पूछता है, राइस केक्स? वो किसके लिए? छोटा भाई समझाता है,
हम इस नई जगह पर आए हैं तो हमारे जो पड़ोसी हैं हमें उनमें ये राइस केक्स बांटने चाहिए। रयूमिन मुस्कुराकर कहता है, हाँ, इसमें कोई खराबी नहीं है, ये तो अच्छी बात है। रयूवोन कहता है, चलो तो फिर मैं इन्हें लेकर आता हूं। पर रयूमिन कहता, चलो हम दोनों साथ चलते हैं, पड़ोसियों को ग्रीट भी कर लेंगे और राइस केक्स भी दे देंगे। वे एक एक करके अपने पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाते हैं और राइस केक्स बांटते हैं। सबसे पहले एक आंटी आती हैं जो राइस केक पाकर बहुत खुश होती हैं और उनसे अच्छे से बात करती हैं। इसके बाद वे दूसरी जगह जाते हैं, वहां भी एक बूढ़ी औरत होती है, वह भी बहुत खुश होती है। फिर वे एक और आंटी और एक लड़के से मिलते हैं, वे भी उनका स्वागत करते हैं। अब उनके फ्लोर पर बस एक ही फ्लैट बाकी रह गया था। वे उस आखिरी फ्लैट के बाहर जाते हैं। जब वे बाहर जाकर 2-3 बार बेल रिंग करते हैं तो काफी देर तक अंदर से कोई नहीं आता। लेकिन तभी अचानक अंदर से एक बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस शियो आह रिन बाहर आती है, जो इस कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। जैसे ही वह खूबसूरत एक्ट्रेस शियो आह रिन बाहर आती है, रयूमिन का छोटा भाई उसे देखकर एकदम हैरान रह जाता है और धीमे से कहता है, वाह, ये तो काफी ज्यादा सुंदर है, ये तो बिल्कुल किसी एंजल की तरह दिख रही है। उस वक्त छोटे भाई के हाथ में वो राइस केक का डिब्बा होता है। तभी एक्ट्रेस का एक बॉडीगार्ड गुस्से में आगे आता है और उन्हें टोकते हुए रूडली रुखेपन से कहता है, कौन हो तुम? क्या तुम इनके कोई फैन हो जो यहां आ गए? लेकिन रयूमिन तुरंत अपने भाई के आगे आता है और उस बॉडीगार्ड को सीधा जवाब देता है कि वे कोई फैन नहीं है। वो कहता है, हम अभी अभी नीचे वाले फ्लोर पर रहने के लिए मूव शिफ्ट हुए हैं। यह सुनकर बॉडीगार्ड हैरान होकर पूछता है, नीचे वाले फ्लोर पर? तभी छोटा भाई बीच में बोलता है, हाँ, इसीलिए हम आपके लिए ये राइस केक। वह अपनी बात पूरी करने ही वाला होता है कि बॉडीगार्ड बीच में ही उसकी बात काट देता है और कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारी एक्ट्रेस ऐसी चीजें नहीं खाती। यह कहकर वह तुरंत अपना एक्सेस कार्ड लगाता है और उनके सामने ही दरवाजा जोर से बंद कर देता है। दरवाजा बंद होने के बाद रयूमिन कहता है, मुझे नहीं पता कि वह कौन है, पर वह काफी ज्यादा रूड है। लेकिन उसका छोटा भाई उस एक्ट्रेस को देखकर इतना ज्यादा खुश और एक्साइटेड होता है कि वह अपने बड़े भाई से कहता है, क्या तुमने भी उसे नहीं देखा? वो कितनी सुंदर थी, वह शियो आह रिन थी, शियो आह रिन। वह खुशी में 2-3 बार उसका नाम चिल्लाता है। पर रयूमिन हैरान होकर पूछता है, वह कौन है? तभी सीन शिफ्ट होता है और न्यूज़पेपर अखबार की हेडलाइन दिखाई जाती है, जिसमें गेम से जुड़ी कई बड़ी खबरें छपी होती हैं। न्यूज़ में बताया जाता है कि जो 50% सेलिब्रिटीज नामी लोग गेम की दूसरी दुनिया में गए थे, उनमें से कई लोग जिंदा वापस लौट आए हैं, लेकिन काफी लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस वक्त शियो आह रिन भी अपने कमरे में बैठी यही न्यूज़ देख रही होती है, क्योंकि वह और रयूमिन दोनों इसी गेम के पहले राउंड को पार करके लौटे थे। तभी न्यूज़ को देखते हुए शियो आह रिन मन ही मन घबराकर सोचती है कि अगर मैं भी उस गेम में मर जाती तो क्या मेरा नाम भी इसी तरह न्यूज़ में आ रहा होता। वो काफी उदास हो जाती है। तभी उसका वही बॉडीगार्ड कमरे में आता है और कहता है, मिस आह रिन, आप क्या सोच रही हैं? मैं आपके पास हमेशा हूं, आप मुझसे कुछ भी कह सकती हैं और मैं हर हाल में आपकी रक्षा करूंगा। आह रिन उसे थैंक यू धन्यवाद कहती है। वो बॉडीगार्ड कहता है कि अगले राउंड के लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं और आप मेरे ऊपर पूरा भरोसा रख सकती हैं। आह रिन कहती है, बिल्कुल, अगर मैं तुम पर ट्रस्ट भरोसा नहीं करूंगी तो किस पर करूंगी। वह मन ही मन सोचती है कि शुरू में तो उसे लगा था कि यह बॉडीगार्ड उस पर नजर रखने के लिए है, पर इसने वाकई कई मुश्किलों से उसे बचाया है। वह बॉडीगार्ड फिर से कहता है, कुछ भी हो जाए मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। इसके बाद वे उन नए पड़ोसियों यानी रयूमिन और उसके भाई के बारे में बात करने लगते हैं। आह रिन कहती है, वे काफी अच्छा राइस केक लाए थे, मेरा भी उसे खाने का मन था। तब बॉडीगार्ड कहता है, आपको वैसी चीजें खानी भी नहीं चाहिए क्योंकि आप डाइट पर हैं। वह आगे कहता है, और मुझे पक्का यकीन है कि वे लोग हमसे बदले में कुछ न कुछ फायदा उठाने के लिए ही ये सब ड्रामा कर रहे थे। लेकिन एक्ट्रेस सोचती है कि वे लोग दिखने में बुरे इंसान तो नहीं लग रहे थे। वह याद करती है कि वे दोनों भाई दिखने में काफी क्यूट लग रहे थे। बॉडीगार्ड कहता है कि उनमें से बड़ा भाई रयूमिन तो दिखने में 15 साल की उम्र से ऊपर का लगता है और उसने शायद गेम में 100 गॉब्लिन्स को मारा भी होगा। एक्ट्रेस सोच में पड़ जाती है कि कोई बंदा 100 गॉब्लिन्स को मारने के बाद भी इतना शांत कैसे रह सकता है। बॉडीगार्ड कहता है कि आप भी तो इतनी शांत हैं, तो आपके अलावा भी कोई ना कोई ऐसा होगा ही। लेकिन एक्ट्रेस मन ही मन सोचती है कि वह चाहे कितना ही शांत हो, पर गेम के उस सबसे खतरनाक और मिस्टीरियस प्लेयर ब्लैक साइथ जितनी स्किल्स तो फिर भी किसी के पास नहीं हो सकती। वह सोचती है कि अगर वह किसी तरह ब्लैक साइथ के साथ रहने में कामयाब रही तो वह पक्का सेकेंड राउंड भी सर्वाइव कर जाएगी। वह सोचती है कि पहला राउंड तो उसने जैसे तैसे लकी होकर पार कर लिया, पर क्या वो अगले राउंड में बच पाएगी? तभी सीन दोबारा हमारे मेन कैरेक्टर रयूमिन की तरफ आता है, जो अभी अभी अपने फ्लैट के अंदर पहुंचा है। सिस्टम उसे बताता है कि उसने लगातार चौथी बार 15 बिलियन की लॉटरी जीती है। इस बार तो बैंक वाले भी हैरान थे और बैंक के प्रेसिडेंट ने उससे सीधे पूछ लिया था कि तुम्हारी इस कामयाबी का सीक्रेट राज क्या है।
तब रयूमिन ने बात घुमाते हुए कहा था कि ये सारे नंबर्स बस उसके ड्रीम्स सपनों में आए थे। घर के अंदर रयूमिन का भाई उससे पूछता है, क्या तुम अब फिर से इन सारे पैसों को बिटकॉइन में बर्बाद करने वाले हो? रयूमिन मुस्कुराकर कहता है, हाँ, और वो बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे 150 बिलियन वॉन बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर देता है। इसके बाद दोनों भाई मजे से खाना खाते हैं, घूमते हैं और फिर बेड पर लेट जाते हैं। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि राउंड नंबर 2 अब बहुत जल्द शुरू होने वाला है। छोटा भाई रयूमिन का हाथ पकड़कर भावुक होकर कहता है, तुम्हें हर हाल में वापस आना पड़ेगा। रयूमिन उसे दिलासा देता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, आराम से सो जाओ, तुम सुबह उठोगे तब तक मैं भी वापस आ चुका हूंगा। और देखते ही देखते जैसे ही दूसरा राउंड शुरू होता है, हमारा मेन कैरेक्टर रयूमिन सीधे गेम की अनदर वर्ल्ड में ट्रांसफर हो जाता है। वहां आसमान में घने काले बादल छाए होते हैं और पक्षी उड़ रहे होते हैं। धीरे धीरे वहां बाकी प्लेयर्स भी आना शुरू हो जाते हैं। वे चारों तरफ देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं कि यह लोकेशन तो बिल्कुल अलग है, पहले राउंड जैसी नहीं है। तभी वे सब रयूमिन को देखते हैं और कानाफूसी करने लगते हैं कि ये तो वही खतरनाक और मिस्टीरियस बंदा ब्लैक साइथ है, क्योंकि पहले राउंड में रयूमिन की ताकत का खौफ सबके दिलों में बैठ गया था। तभी आसमान से एक एंजल नीचे आती है और मुस्कुराकर कहती है, तो तुम सभी आ गए। उसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो कोई दूसरी एंजल है, पहली वाली एंजल ब्रायल को क्या हुआ? तब ये नई एंजल बताती है कि पहली वाली एंजल अब नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसके साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया है। लोग हैरान होते हैं कि एंजल के साथ कैसा एक्सीडेंट? तभी ये नई एंजल एक खौफनाक और डरावनी स्माइल देती है और कहती है, पर इंसानों, तुम्हें पैनिक करने की जरूरत नहीं है, अब से मैं तुम्हें गाइड करूंगी। वह आगे कहती है, चलो अब तुम सब आ ही गए हो तो मैं तुम्हें सेकेंड राउंड के क्वेस्ट मिशन के बारे में बताती हूं। और इसी रोमांचक मोड़ पर चैप्टर 10 का यह रीकैप यहीं खत्म होता है। चैप्टर 11 की शुरुआत वहीं से होती है, जहां एंजल्स सभी प्लेयर्स को सेकेंड राउंड का पहला क्वेस्ट मिशन देने के लिए तैयार हो जाती है। सभी लोग घबराकर अपनी अपनी स्टेटस विंडो में देखते हैं कि उन्हें क्या मिशन मिला है। सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कि उन्हें अगले 3 घंटे के अंदर अपने जोन का एक जोन रिप्रेजेंटेटिव पे चुनना है। इसके लिए सभी प्लेयर्स को वोट देना होगा। ये देखकर लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या बकवास है। कुछ प्लेयर्स निराश होकर कहते हैं कि उन्हें लगा था कि वे यहाँ किसी मॉन्स्टर से फाइट करने वाले हैं, लेकिन यहाँ तो वोटिंग चल रही है। तभी कुछ लोग दूसरी तरफ देखते हैं और चौंक जाते हैं कि पहले राउंड में तो बहुत सारे लोग जीत गए थे, पर अब कितने कम लोग बचे हैं। सभी को उलझन में देखकर वह नई एंजल तंज कसते हुए कहती है, तुम सभी लोग काफी कंफ्यूज लग रहे हो, मुझे लगता है कि मुझे ही तुम्हें इस राउंड के बारे में समझाना पड़ेगा। वह बताती है कि जैसा कि तुम देख सकते हो, यह कोई कॉम्बैट राउंड नहीं है। इसमें तुम्हें बिना किसी मार काट के सिर्फ अपने जोन के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चुनना है। वह एक बड़ा राज खोलते हुए कहती है कि अगर तुम अपने जोन के रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हो तो तुम्हारे पास इतनी पावर आ जाएगी कि तुम अपने जोन के बाकी बचे हुए लोगों से कोई भी काम जबरदस्ती करवा सकते हो, चाहे उन्हें मरने के लिए कहना हो या कोई भी खतरनाक काम सौंपना हो, वे तुम्हारी बात मानने के लिए मजबूर होंगे। एंजल की बात सुनकर रयूमिन सोचता है कि क्या यह सच में इतनी बड़ी और अच्छी चीज है। एंजल आखिर में ऐलान करती है कि अब से ठीक 3 घंटे बाद तुम्हें अपना जोन रिप्रेजेंटेटिव चुनना होगा, तभी तुम इस राउंड को पास कर पाओगे। प्लेयर्स उससे पूछते हैं कि क्या सिर्फ यही शर्त है या इसके अलावा भी कुछ करना है। एंजल कहती है, हाँ, बस तुम्हें वोट देनी है, और जो भी इस राउंड को पास करेगा वह वापस अपनी असली दुनिया में पहुंच जाएगा। यह सिर्फ एक रेस्ट राउंड है। यह सुनकर कई प्लेयर्स खुश हो जाते हैं कि उन्हें इस बार लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी और यह काफी आसान राउंड है। लेकिन वहीं वह बुली योंगमिन, जो स्कूल में रयूमिन को सताता था, इस शांत राउंड को देखकर भयंकर गुस्से में आ जाता है। वह अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए एक मजबूत दीवार को मुक्के से तोड़ देता है और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान लाता है। वह गुस्से में चिल्लाता है, व्हाट द हेल, मैं तो यहां अपनी ताकत दिखाने और फाइट करने आया था, लेकिन यह कैसा बकवास और बेकार सा राउंड है। उसका दोस्त उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है, क्या यह अच्छा नहीं है कि हमें इस बार अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ना नहीं पड़ रहा? लेकिन योंगमिन गुस्से में उसका मुंह दबा देता है और कहता है, क्या खाक अच्छा है, मैं तो इसमें अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल भी नहीं कर पाऊंगा। दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर रयूमिन इस सब ड्रामे से दूर बाकी लोगों को वहीं छोड़कर अकेले ही एक घने जंगल की तरफ बढ़ जाता है। वह अच्छे से जानता है कि यह सिर्फ एक मेन क्वेस्ट है, इसके अलावा गेम में कई सब क्वेस्ट भी छिपे होते हैं। वो जंगल में जाकर छिपे हुए मॉन्स्टर्स को ढूंढने लगता है ताकि उन्हें मारकर जल्दी से जल्दी लेवल 10 तक पहुंच सके। तभी उस पर कुछ होप गॉब्लिन्स हमला कर देते हैं, पर रयूमिन अपने डैगर सा एक ही झटके में उन्हें मार गिराता है। सिस्टम पर उसका किल काउंट 1 से शुरू हो जाता है। वह एक सामान्य गॉब्लिन नहीं बल्कि एक होप गॉब्लिन था, जिसे मारने पर रयूमिन को काफी अच्छी चीजें मिलती हैं और उसके रून ऑफ स्लॉटर का इफेक्ट भी एक्टिवेट हो जाता है। रयूमिन मुस्कुराकर सोचता है, बढ़िया, मेरा यहां जंगल में आने का आइडिया बिल्कुल सही था। अब मेरा लेवल तेजी से अप होता रहेगा।
तभी वहां और भी कई गॉब्लिन्स और होप गॉब्लिन्स आ जाते हैं। रयूमिन एक एक करके उन सभी का शिकार करने लगता है। वो देखते ही देखते 5 होप गॉब्लिन्स को ढेर कर देता है और केवल आधे घंटे की कड़ी मेहनत के बाद मॉन्स्टर्स को मारकर सीधे लेवल 9 पर पहुंच जाता है। स्टेटस विंडो पर दिखाया जाता है कि रयूमिन की एजिलिटी 18, लक 4, इंटेलिजेंस 4 और स्ट्रेंथ 4 पर है। वह खुश होता है कि वो इतनी जल्दी लेवल 9 पर आ गया है। इसके बाद वह अपने मिले हुए पॉइंट्स का इस्तेमाल करके अपनी एजिलिटी को और ज्यादा बढ़ा लेता है ताकि उसकी डोज स्पीड। वह खुद से कहता है कि लेवल 10 पर पहुंचने के बाद वह अपने लिए द ग्रीम रीपर क्लास को चुनना करेगा, क्योंकि यह क्लास फिजिकल और मैजिकल डैमेज दोनों एक साथ दे सकती है। उसने अपने पिछले रिग्रेशन चैप्टर 0 में भी इसी क्लास को चुना था, जब वह लेवल 20 पार करके फाइनल बॉस रूम के बाहर उन एंजल गोलेम्स से लड़ रहा था। तभी अचानक रयूमिन को पीछे से किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वह चौकन्ना हो जाता है। तभी झाड़ियों के पीछे से वही खूबसूरत एक्ट्रेस शियो आह रिन बाहर आती है। वह रयूमिन को देखकर पूरी तरह दंग रह जाती है, क्योंकि रयूमिन का वही भयानक रूप और उसकी ब्लैक साइथ वाली डरावनी पहचान सबके सामने थी। रयूमिन ने पहले राउंड में सब पर अपना ऐसा खौफनाक प्रभाव छोड़ा था कि हर कोई उसे एक बहुत ही ताकतवर और मिस्टीरियस बंदा मानता था। आह रिन घबराते हुए कहती है कि वह शुरुआत से ही उसके पीछे पीछे आ रही थी और वह रयूमिन के सामने एक बड़ा ऑफर रखती है। वह कहती है, तुम पहले राउंड में पूरी दुनिया में नंबर 1 आए थे, इसलिए मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम दोनों इस गेम में एक टीम बन जाएं। आह रिन का यह ऑफर सुनकर रयूमिन के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ जाती है। वह सपाट आवाज में कहता है, टीम? टीम शब्द का मतलब यह नहीं होता कि तुम लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल करो। मुझे तुम जैसे कमजोर लोगों की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही इस पूरे गेम को खत्म करने के लिए काफी हूं। मेरा कीमती टाइम वेस्ट मत करो, ये बकवास बंद करो और चुपचाप यहां से वापस चली जाओ। मुझे तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। रयूमिन की यह बेरुखी और घमंड देखकर आह रिन का बॉडीगार्ड गुस्से में लाल पीला हो जाता है और चिल्लाता है, व्हाट द हेल! इस लड़के में कितना ज्यादा घमंड है। लेकिन तभी अचानक एक्ट्रेस शियो आह रिन डर और रयूमिन के खौफनाक और भारी ऑरा के कारण अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर जाती है। वह कांपते हुए सोचती है कि यह लड़का वाकई किसी वजह से ही नंबर 1 पर है। इसका ऑरा इतना ज्यादा डरावना और दबाने वाला है कि मैं इसके सामने खड़ी भी नहीं रह पा रही हूं। वह बेबसी से सोचती है कि वह इसके साथ एक ही टीम में रहना चाहती थी, पर उसका यह प्लान वर्कआउट नहीं कर पाया। वह दुखी होकर कहती है, यह वाकई बहुत गलत हुआ, और वह वहां से जाने लगती है। उनके जाने के बाद रयूमिन दोबारा अपना ध्यान मॉन्स्टर्स के शिकार पर लगाता है। वह जंगल में घूम रहे खतरनाक भेड़ियों और गॉब्लिन्स को मारना शुरू करता है। वह देखते ही देखते 60 गॉब्लिन्स को मार गिराता है, जिससे उसके रून ऑफ स्लॉटर की बदौलत उसके सारे स्टेट्स 60% तक बढ़ जाते हैं। तभी अचानक झाड़ियों से कई खतरनाक गॉब्लिन्स और वुल्फ एक साथ बाहर निकल आते हैं। रयूमिन मुस्कुराते हुए कहता है, इतने सारे एक ही साथ! मैं वाकई बहुत लकी हूं। वे मॉन्स्टर्स अपने हथियारों के साथ रयूमिन पर टूट पड़ते हैं, लेकिन रयूमिन अपने स्टिलेटो से पलक झपकते ही उन सभी का काम तमाम कर देता है। असल में वह गोब्लिन और भेड़िए का एक मिक्स मॉन्स्टर था, जिसे ग्नोल कहा जाता है। इन ग्नोलों को मारते ही रयूमिन का किल काउंट सीधे 65% पर पहुंच जाता है और उसके स्टेट्स भी 65% तक बढ़ जाते हैं। इसी के साथ उसका लेवल अप होता है और वह आखिरकार लेवल 10 पर पहुंच जाता है। रयूमिन का इतनी जल्दी लेवल 10 पर पहुंचने का एक सबसे बड़ा सीक्रेट प्लान यह भी था, क्योंकि गेम के नियम के मुताबिक अगर कोई प्लेयर लेवल 10 पर पहुंचकर अपनी विशिष्ट क्लास को सिलेक्ट कर लेता है, तो उसके बाद जोन का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे कोई भी जबरदस्ती का ऑर्डर नहीं दे सकता। यानी लेवल 10 पर आने के बाद रयूमिन पूरी तरह से आजाद हो चुका था। इसी धमाकेदार मोड़ पर रयूमिन की स्टेटस विंडो पर लिखा आता है, आपने क्लास सिलेक्शन की सभी शर्तें पूरी कर ली हैं, अब आप अपने लिए क्लास चुन सकते हैं। और इसी सस्पेंस के साथ चैप्टर 11 यहीं खत्म होता है। जैसे ही रयूमिन लेवल 10 पर पहुंचता है, उसे सिस्टम की तरफ से मैसेज मिलता है कि अब वह सिस्टम की शॉप को एक्सेस कर सकता है। इसी के साथ उसके सामने एक सीक्रेट नोटिफिकेशन आता है कि उसके लिए एक हिडन सब क्वेस्ट यानी एक छुपा हुआ मिशन एक्टिवेट हो गया है। उस सब क्वेस्ट की शर्त यह होती है, चेंज क्लास बिफोर वोटिंग बिगिंस, यानी वोटिंग शुरू होने से पहले अपनी क्लास बदल लो। अगर रयूमिन वोटिंग शुरू होने से पहले अपनी क्लास बदल लेता है तो उसे इनाम के तौर पर एक स्पेशल कूपन मिलेगा, जिससे उसे शॉप के आइटम्स पर पूरा 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। रयूमिन मन ही मन सोचता है कि आम तौर पर जब लोग ऐसे हिडन सब क्वेस्ट को देखते हैं तो वे पूरी तरह चौंक जाते हैं कि यह क्लास चेंज आखिर क्या भला है। गेम में हर कोई जानता है कि एक अच्छी क्लास चुनना कितना जरूरी है, लेकिन किसी को यह नहीं पता होता कि क्लास चेंज करने वाले स्पेशल आइटम्स आखिर मिलते कहां से हैं। तभी रयूमिन सबको समझाते हुए बताता है कि अपनी क्लास बदलने के लिए कुछ बेहद कड़े नियमों और शर्तों कंडीशंस को पूरा करना पड़ता है, जिसके बाद ही क्लास चेंज करने वाला स्पेसिफिक आइटम मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को वॉरियर क्लास चाहिए
तो उसके लिए प्लेयर को अपनी स्ट्रेंथ ताकत को कम से कम 10 पॉइंट तक बढ़ाना पड़ता है, और साथ ही साथ केवल 1 घंटे के अंदर पूरे 30 मॉन्स्टर्स को जान से मारना पड़ता है। इसके अलावा जो लोग बर्सर्कर क्लास चुनना चाहते हैं, उन्हें लगातार खून खराबा करना पड़ता है और खुद को खतरे में डालना पड़ता है, जो कि बेहद मुश्किल काम है। वहीं दूसरी तरफ असैसिन यानी हत्यारा बनने के लिए प्लेयर्स को कई बार छुपकर मॉन्स्टर्स के पीछे से उनकी पीठ पर वार करना पड़ता है, तब जाकर उन्हें असैसिन क्लास का आइटम मिलता है। र्यूमिन याद करता है कि पिछले रिग्रेशन में वह खुद भी एक असैसिन ही बना था, लेकिन इस बार जब र्यूमिन को द ग्रीम रीपर क्लास के बारे में पता चलता है, तो वह उसे ही चुनने का फैसला करता है। वह अपनी जेब से एंजल गोलेम का वही खून एंजल्स ब्लड निकालता है जिसे उसने पहले राउंड में इकट्ठा किया था। वह उस ब्लड को जैसे ही यूज करता है, सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, यू हैव यूज्ड अ क्लास चेंज आइटम। आपने क्लास चेंज करने वाला आइटम इस्तेमाल कर लिया है। इसी के साथ अगला नोटिफिकेशन आता है कि एक बार क्लास चुनने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए क्या आप ग्रीम रीपर क्लास चुनना चाहते हैं? स्क्रीन पर यस और नो का ऑप्शन आता है और र्यूमिन बिना देर किए यस दबा देता है। यस दबाते ही चारों तरफ एक अजीब सी पीली पीली रहस्यमयी बिजली कड़कने लगती है और र्यूमिन ऑफिशियली द ग्रीम रीपर क्लास में ट्रांसफर हो जाता है। सिस्टम की तरफ से उसे ग्रीम रीपर का वो खास और खतरनाक हथियार भी मिल जाता है, जिसका नाम होता है ग्रीम रीपर साइथ। इसी के साथ उसे सब क्वेस्ट पूरा करने के लिए वो 50% डिस्काउंट वाला कूपन भी मिल जाता है। अब र्यूमिन के सारे स्टेट्स काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। यहां गेम के नियमों के बारे में बताया जाता है कि प्लेयर्स के रैंक्स को कुल 6 अलग अलग लेवल्स में क्लासिफाई किया गया है। लेवल 1 से 10 बिगिनर, लेवल 10 से 20 अप्रेंटिस, लेवल 20 से 40 रेगुलर, लेवल 40 से 60 एक्सपर्ट, लेवल 60 से 98 मास्टर, लेवल 99 के बाद ग्रैंड मास्टर। र्यूमिन गर्व से अपनी स्टेटस विंडो देखता है। वह बिगिनर रैंक को पार करके अप्रेंटिस, उसकी एजिलिटी 18, लक 4, इंटेलिजेंस 4 और स्ट्रेंथ 4 पर थी। वह ग्रीम रीपर क्लास इसलिए चुनता है क्योंकि यह फिजिकल और मैजिकल दोनों तरह का डैमेज दे सकती थी। तभी उसे ग्रीम रीपर की एक एक्सक्लूसिव और सीक्रेट स्किल मिलती है, जिसका नाम होता है सील ऑफ डेथ। यह स्किल सिर्फ ग्रीम रीपर क्लास वाले को ही मिल सकती है, किसी और को नहीं। इसके अलावा अब वह हाई रैंक वाले आइटम्स को भी आसानी से इक्विप कर सकता था। चूंकि र्यूमिन इस पूरे गेम में अपनी क्लास चेंज करने वाला पहला प्लेयर था, इसलिए सिस्टम उसे इनाम के तौर पर एक गोल्ड पाउच देता है। र्यूमिन बिना देर किए उस गोल्ड पाउच के पूरे 20,000 गोल्ड को एक नई जादुई स्किल खरीदने में लगा देता है, जिसका नाम होता है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग स्किल की खासियत यह होती है कि प्लेयर इसके जरिए अपने किसी भी डिजायर्ड टारगेट की लाइव लोकेशन को आसानी से ट्रैक कर सकता है। इस स्किल की कीमत पूरे 20,000 गोल्ड थी। स्किल मिलते ही र्यूमिन इसे टेस्ट करने का फैसला करता है। वह इस ट्रैकिंग स्किल को सीधे उस बुली पर आजमाता है जिसने उसके भाई को स्कूल में सताया था, जिसका पूरा नाम होता है ह एश वांग योंगमिन। जैसे ही वह योंगमिन का चेहरा और नाम मन में सोचता है, दोनों मैच हो जाते हैं और टारगेट की लोकेशन कंफर्म हो जाती है। सिस्टम उसे दिखाता है कि ह्वांग योंगमिन इस वक्त उससे सिर्फ 190 मीटर की दूरी पर इसी जंगल के अंदर मौजूद है। सिस्टम र्यूमिन के सामने एक चमकती हुई जादुई एरो बना देता है, जो उसे टारगेट तक पहुंचने का रास्ता दिखा रही थी। र्यूमिन हैरान होकर सोचता है कि क्या वो बुली सचमुच इस जंगल में आ चुका है। वह कहता है, कोई बात नहीं, मैं खुद जाकर चेक कर लेता हूं। वह जैसे ही उस एरो का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है, सीन सीधे उस एक्ट्रेस शियो आह रिन और उसके बॉडीगार्ड की तरफ शिफ्ट होता है। वे दोनों बुरी तरह हांफते हुए जंगल में भाग रहे होते हैं और उनके ठीक पीछे वही बुली ह्वांग योंगमिन और उसके गुंडे पड़े होते हैं। वे गुंडे हंसते हुए चिल्ला रहे होते हैं कि यह तुम्हें ज्यादा हर्ट नहीं करेगा, रुक जाओ। तभी आहरिन को बचाने के लिए उसका वफादार बॉडीगार्ड सामने आता है और उनसे लड़ने के लिए अपना हथियार निकाल लेता है। योंगमिन कमीनी मुस्कान के साथ आगे बढ़ता है और चिढ़ाते हुए कहता है, अरे बूढ़े आदमी, क्या तुम अकेले हमसे फाइट करना चाहते हो? जरा एक बार चारों तरफ देख तो लो कि हम कितने लोग हैं। वहां योंगमिन के साथ उसके 3 और खूंखार दोस्त खड़े होते हैं। बॉडीगार्ड गुस्से में पूछता है, तुम लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तब ह्वांग योंगमिन अकड़कर कहता है, हाँ, तुमने कुछ भी नहीं किया। बॉडीगार्ड चिल्लाता है, तो फिर क्यों हमारे पीछे पड़े हो? योंगमिन कमीनी हंसते हुए कहता है, कुछ लेने के लिए। बॉडीगार्ड पूछता है, क्या? योंगमिन उस एक्ट्रेस की तरफ इशारा करके कहता है, वो लड़की जो तुम्हारे पीछे खड़ी है। ये सुनते ही एक्ट्रेस शियो आहरिन पूरी तरह चौंक जाती है। योंगमिन कहता है, मुझे तुमसे कोई बिजनेस नहीं है बूढ़े आदमी, तुम यहां से जिंदा जा सकते हो, बस मुझे ये शियो आहरिन चाहिए। असल में योंगमिन और उसके दोस्त न्यूज देखकर उस एक्ट्रेस का असली चेहरा और उसका निकनेम पहचान चुके थे, इसलिए वे गेम की इस दुनिया में उसका फायदा उठाना चाहते थे। वे गंदी नीयत से कहते हैं कि हमें तो इसकी पूरी बॉडी चाहिए। वे हंसते हुए कहते हैं कि गेम की इस दुनिया में कोई कानून नहीं है,
चेहरा और नाम सेम होने के बाद भी असली दुनिया में कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा, इसलिए वे आहरिन को नहीं छोड़ेंगे। योंगमिन बॉडीगार्ड को आखिरी मौका देते हुए कहता है, तुम इस शियो आहरिन को यहीं हमारे हवाले कर दो, तो हम तुम्हें जिंदा जाने देंगे। बॉडीगार्ड एक पल के लिए डर जाता है और सोचता है कि वो इस लड़की के चक्कर में अपनी जान नहीं गंवाना चाहता, लेकिन अगर वो प्रेसिडेंट के भरोसे को तोड़कर एक्ट्रेस को छोड़ देता है तो प्रेसिडेंट उस पर बहुत डिसअपॉइंट होंगे। इसलिए वो अपनी वफादारी निभाते हुए कहता है कि वो मिस आहरिन को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो लड़ने के लिए स्टांस लेता है और कहता है, लेकिन तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से हमारा र्यूमिन ब्लैक साइथ अपने उसी खौफनाक रूप में बाहर आता है और एक पेड़ के सहारे चुपचाप खड़ा हो जाता है। उसे वहां अचानक देखकर उन सब गुंडों और बुली की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वे डर के मारे कांपने लगते हैं। वे सब दहशत में कहते हैं, ब्लैक साइथ, व्हाट द। वे सोच में पड़ जाते हैं कि यह भयानक बंदा यहां कब और कैसे आ गया। उन्होंने तो इसके आने की आहट तक नहीं सुनी। वांग योंगमिन किसी तरह अपना डर छुपाते हुए अकड़कर कहता है, हे मिस्टर, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो और हमारे बीच में मत आओ। तब र्यूमिन उसकी तरफ ठंडी नजरों से देखता है और भारी आवाज में कहता है, मैंने तुमसे नहीं पूछा, चुप रहो। इसके बाद र्यूमिन उस घायल बॉडीगार्ड की तरफ देखता है और पूछता है, यहां क्या चल रहा है? बॉडीगार्ड हांफते हुए बताता है कि ये गुंडे हमारे पीछे पड़े हैं क्योंकि इन्हें मिस आहरिन चाहिए। वह रोते हुए चिल्लाता है, अगर तुम हमारी मदद करोगे तो मैं इसके बदले तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा, प्लीज हमारी मदद करो। र्यूमिन उस बुली की तरफ मुड़ता है और पूछता है, क्या यह सच बोल रहा है? वांग योंगमिन अपनी घबराहट छुपाने के लिए दोबारा अकड़ दिखाता है और कहता है, तुम अपने काम से काम रखो, चाहे सच हो या झूठ, तुम्हें क्या? वह आगे कहता है कि तुम इन्हें जानते भी नहीं हो तो तुम इनके लिए क्यों परेशान हो रहे हो? तब हमारा मेन कैरेक्टर र्यूमिन अपनी खतरनाक ग्रीम रीपर साइथ हवा में लहराता है, जिसे देखकर गुंडों के होश उड़ जाते हैं। र्यूमिन योंगमिन की आंखों में आंखें डालकर कहता है, मैं इन्हें जानता हूं, और वह आगे बढ़ता है। वह खुद र्यूमिन की यह बात सुनते ही एक्ट्रेस शियो आहरिन खुशी से उसका नाम लेती है और घायल बॉडीगार्ड भी उसे थैंक यू बोलता है। लेकिन र्यूमिन मन ही मन कुछ और ही सोच रहा होता है। उसकी इन दोनों की मदद करने के पीछे कोई परोपकार की भावना नहीं थी, बल्कि वो चाहता था कि इस बहाने बैंक के प्रेसिडेंट ग्योन रैक के साथ उसका एक मजबूत रिश्ता बन जाए। र्यूमिन मन ही मन सोचता है कि वो पास्ट में इन सेलिब्रिटीज को कभी पसंद नहीं करता था। तभी बुली हुआंग योंगमिन पूरी तरह बौखला जाता है और चिल्लाता है, व्हाट द हेल, तुम हमारी तरफ क्यों बढ़ रहे हो? अगर हमारे पास आए तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। र्यूमिन बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर उकसाते हुए कहता है, क्यों? क्या तुम मुझसे लड़ना नहीं चाहते? र्यूमिन का यह सवाल सुनते ही योंगमिन अंदर से पूरी तरह कांप जाता है। वह मन ही मन गालियां बकते हुए सोचता है, फक, यह कैसा अजीब और बेतुका सवाल है। भला इस मॉन्स्टर से कौन लड़ना चाहेगा, जिसने पहले राउंड में अकेले नंबर 1 पोजीशन हासिल की और गोबलिन्स को इतनी बेरहमी से मिनटों में साफ कर दिया? उस शैतान से पंगा लेने की गलती कौन करेगा? योंगमिन को खामोश देखकर र्यूमिन उसे और ज्यादा चिढ़ाता है और कहता है, सच सच बताओ, तुम सच में मुझसे लड़ना नहीं चाहते ना? योंगमिन एक पल के लिए चुप हो जाता है और डरते हुए पूछता है, अगर मैं सच बोल दूं तो क्या तुम मुझे यहां से जाने दोगे? र्यूमिन मुस्कुराकर कहता है, सोचूंगा, लेकिन पहले तुम्हें अपने घुटनों के बल आकर मुझसे भीख मांगनी होगी, तब शायद मैं सोचूं। घुटनों पर बैठने की बात सुनते ही योंगमिन का ईगो घमंड जाग जाता है। वह सोचता है कि यह लड़का उसके दोस्तों और एक्ट्रेस के सामने उसे जलील करना चाहता है, उसका नाम खराब करना चाहता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने अपनी ताकत से एक भारी दीवार तक को तोड़ा था, तो क्या पता वह अपने सिर्फ एक पंच से इस ब्लैक साइथ को हवा में उड़ा दे। योंगमिन अचानक घमंड में अंधा हो जाता है और गालियां देते हुए चिल्लाता है, तुम बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हो बास्टर्ड। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे घुटनों पर बैठने और माफी मांगने के लिए कहने की? क्या तुम मरना चाहते हो, सन ऑफ अ बिच? वो सोचता है कि अब वो क्लोज डिस्टेंस करेगा और सीधा इसके चेहरे पर ऐसा पंच जड़ेगा कि ये दोबारा कभी किसी के सामने बोल नहीं पाएगा। लेकिन तभी अचानक र्यूमिन अपना हथियार वापस अपनी इन्वेंट्री में डाल लेता है। ये देखकर योंगमिन चौंक जाता है और पूछता है, ये क्या कर रहे हो तुम? र्यूमिन ठंडे अंदाज में जवाब देता है, ये सिर्फ एक हैंड टू हैंड फाइट है, इसलिए इसमें हथियार की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी आसान जीत में मुझे कोई मजा नहीं आता। योंगमिन चिल्लाता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तभी र्यूमिन अपनी बढ़ी हुई एजिलिटी का इस्तेमाल करके बिजली की तेजी से आगे बढ़ता है। योंगमिन मन ही मन हंसता है कि मूर्ख, तुमने अपना हथियार खुद ही छुपा लिया और अब सीधे मेरी तरफ आ रहे हो। अब तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। लेकिन अगले ही पल र्यूमिन बड़ी आसानी से उसके हमले को चकमा देता है और सीधा योंगमिन के पेट में एक जोरदार घुटना दे मारता है। ये वार इतना भयानक था कि योंगमिन हवा में उड़ता हुआ बहुत दूर जा गिरता है। वो जमीन पर पड़ा पड़ा दर्द से तड़प रहा होता है और गालियां बक रहा होता है। र्यूमिन आगे बढ़ता है और सीधा उसके चेहरे पर एक जोरदार लात मारता है और कहता है, अगर अब तुमने एक शब्द भी और बोला तो मेरे कानों से खून आ जाएगा।
र्यूमिन उसकी टी शर्ट पकड़कर उसे ऊपर खींचता है और उसके चेहरे पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसाना शुरू कर देता है। योंगमिन दर्द से बेहाल होकर सोचता है कि मुझे तो महसूस ही नहीं हो रहा कि ये किसी इंसान के हाथ हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे भारी हथौड़े से पीट रहा है। ये मुझसे भी ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? मार खाते खाते योंगमिन की आंखें धुंधली होने लगती हैं और उसे र्यूमिन धुंधला दिखने लगता है। वह अपनी आखिरी ताकत लगाकर अपने दोस्तों से चिल्लाता है, इस पर निशाना लगाओ और तीर छोड़ दो। तभी एक्ट्रेस शियो आहरिन र्यूमिन को आगाह करते हुए चिल्लाती है, वहां से हटो। लेकिन र्यूमिन को पहले से ही इस हमले का अंदाजा था और वह फुर्ती से वहां से हट जाता है। योंगमिन के दोस्त उस पर तीरों की बौछार कर देते हैं, लेकिन र्यूमिन की एजिलिटी बहुत ज्यादा थी, इसलिए वह हवा में उड़ते हुए उन सभी तीरों को बड़ी आसानी से चकमा दे देता है। र्यूमिन उनके पास पहुंचता है और कहता है, तुम लोग लकी हो कि तुम मॉन्स्टर्स पर तीर चला पाते हो, लेकिन तुम मुझे कभी नहीं छू सकते। और सच तो यह है कि तुम मुझसे मिले हो, इसलिए अब तुम्हारा लक हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। यह कहते ही र्यूमिन पलक झपकते ही उस दोस्त का हाथ काट देता है जिससे वह तीर चला रहा था। बाकी दोस्त खौफ में आकर गालियां देने लगते हैं और चिल्लाते हैं, तुम हमारा यह हाल करके इतनी आसानी से यहां से बचकर नहीं जा सकते। तभी योंगमिन का एक तीसरा दोस्त गुस्से में र्यूमिन की तरफ दौड़ता है और चिल्लाता है, तुम मरोगे, तुम आज मेरे हाथों मरोगे। र्यूमिन के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आती है और वो कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। और वह तुरंत उस दोस्त पर अपनी सीक्रेट स्किल सील ऑफ डेथ का इस्तेमाल कर देता है। इस स्किल के लगते ही वह दोस्त वहीं का वहीं पूरी तरह फ्रीज हो जाता है और हिलने के लायक भी नहीं बचता। तभी र्यूमिन अपनी ग्रीम रीपर साइथ बाहर निकालता है और सीधा उसकी गर्दन की तरफ बढ़ा देता है, और इसी खौफनाक मोड़ पर चैप्टर 13 यहीं खत्म होता है। वांग योंगमिन के दोस्तों की तरफ बिजली की तेजी से झपटता है और सीधा वार करके उसके एक साथी के दोनों पैरों को धड़ से अलग कर देता है। वो लड़का दर्द के मारे तड़पने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है और बेबसी से रोने लगता है। अपने साथी का यह खौफनाक अंजाम देखकर उनका चौथा दोस्त पूरी तरह दहशत में आ जाता है और थर थर कांपने लगता है। लेकिन र्यूमिन के चेहरे पर कोई रहम नहीं था। वह ठंडी नजरों से उसकी तरफ बढ़ता है और भारी आवाज में कहता है, तुम किसी निहत्थे पर हमला करने के लिए हाथ में हथियार पकड़े खड़े थे। जब तुम खुद हथियार लेकर किसी की तरफ बढ़ते हो तो तुम्हें इसके अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यह कहते ही र्यूमिन अपनी साइथ हवा में लहराता है और पलक झपकते ही उस चौथे दोस्त का लेफ्ट हैंड भी काट डालता है। यहां सिस्टम र्यूमिन की एक बेहद खास एबिलिटी सील ऑफ डेथ के एक बड़े एडवांटेज के बारे में बताता है। इस स्किल की खासियत यह है कि यह एक्टिवेट होने के बाद प्लेयर को एक जबरदस्त बफ प्रदान करती है। इस बफ के कारण र्यूमिन का सिर्फ एक सिंगल स्ट्राइक ही दुश्मनों को 2 गुना 2 बाई डैमेज देता है, और यह वार इतना पावरफुल होता है कि यह उनके मजबूत से मजबूत आर्मर को भी चीरता हुआ पार निकल जाता है। अब जंगल का वह कोना पूरी तरह से खून से सन चुका था। वे तीनों गुंडे जमीन पर बेचारों की तरह पड़े हुए थे। एक का बायां हाथ कटा हुआ था, दूसरे के दोनों पैर गायब थे और तीसरे का भी बायां हाथ कट चुका था। र्यूमिन उनकी इस बेबसी को देखता है और ठंडे अंदाज में सोचता है कि इन कमजोरों को हराना वाकई बहुत आसान था। लेकिन वह खुद से कहता है कि खेल अभी यहां खत्म नहीं हुआ है। वो इन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो इनके दिलों में अपनी ताकत का ऐसा खौफ बैठाना चाहता है ताकि ये गुंडे दोबारा कभी जिंदगी में उसके या उसके भाई के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत भी न कर सकें। जमीन पर तड़पते हुए वे तीनों गुंडे र्यूमिन के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं और रोते हुए कहते हैं, प्लीज प्लीज हमें मत मारो, प्लीज अब रुक जाओ। हम कसम खाते हैं कि आज के बाद हम कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। र्यूमिन उनकी चीखें सुनकर मन ही मन सोचता है कि इन जैसों का अंत अब तय है। तभी उसकी नजर दूर छिपे हुए उनके मेन लीडर यानी उस बुली पर पड़ती है, जो डर के मारे एक बड़े पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। र्यूमिन ने अपनी ट्रैकिंग स्किल की बदौलत उसे पहले ही सेंस कर लिया था। वह उस पेड़ की तरफ देखता है और कड़क आवाज में चिल्लाता है, अब तुम्हारा छुपना बेकार है, चुपचाप बाहर आ जाओ। र्यूमिन तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और झटके से उसका एक हाथ भी काट डालता है। वह बुली दर्द के मारे भयंकर चीख मारता है और कराहने लगता है। र्यूमिन उसके पास खड़ा होकर बेरुखी से कहता है, अब बच्चों की तरह रोना बंद करो, तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो। वह बुली की आंखों में देखता है और सोचता है कि इस कमीने ने पास्ट में उसके मासूम भाई को जितना दर्द और आंसू दिए हैं, उसके आगे यह दर्द तो कुछ भी नहीं है। यह सोचते ही र्यूमिन दोबारा वार करता है और उसका दूसरा हाथ भी काट देता है। वह बुली अब बिना हाथों के जमीन पर पड़ा तड़प रहा होता है। यह सब दूर खड़े होकर देख रहा वह वफादार बॉडीगार्ड अंदर से पूरी तरह हिल जाता है। वह खौफ से कांपते हुए सोचता है कि कोई इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि र्यूमिन ने बिना किसी हिचकिचाहट या इंसानियत के उन चारों के हाथ पैर काट दिए। वह मन ही मन सोचता है कि भले ही दूसरों की नजरों में यह ब्लैक साइथ एक ब्रूटल और जल्लाद जैसा आदमी हो, जो बिना रहम के किसी को भी मार देता है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में उसका इतना शांत रहना और उनकी जान बचाना वाकई काबिले तारीफ है। वह सोचता है कि यह बंदा इतना ज्यादा क्वालिफाइड और ताकतवर है कि इसकी तुलना सीधे उनके बैंक के प्रेसिडेंट से की जा सकती है। इसके बाद
वह बॉडीगार्ड रयूमिन के पास आता है और हाथ जोड़कर कहता है, मिस आहरिन और मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रयूमिन अपनी साइट को साफ करते हुए शांत आवाज में कहता है, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों अब आराम करो। ये लोग अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे क्योंकि ये अब हिलने की हालत में भी नहीं बचे हैं। तभी वो एक्ट्रेस शियो आहरिन और बॉडीगार्ड दोनों सम्मान से अपना सिर झुकाते हैं। आहरिन घबराते हुए पूछती है, अगर ये इसी हाल में यहां पड़े रहे तो क्या ये दर्द से मर नहीं जाएंगे? रयूमिन बेरुखी से जवाब देता है, तो क्या हुआ अगर ये मर भी गए? वैसे भी ये लोग किसी जानवर से कम नहीं हैं। रयूमिन मन ही मन सोचता है कि यह एक्ट्रेस वाकई बहुत काइंड हार्टेड दयालु है, जो उन लोगों की फिक्र कर रही है जिन्होंने अभी अभी इस पर हमला किया था। तभी बॉडीगार्ड आगे आता है और पूछता है, ब्लैक साइथ, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? रयूमिन कहता है, पूछो। बॉडीगार्ड कहता है, आप चाहते तो इन्हें जान से मार सकते थे। यहां गेम में कोई कानून भी नहीं है, तो आपने इन्हें जिंदा क्यों छोड़ दिया? रयूमिन मुस्कुराकर कहता है, इन्हें जान से न मारने का सीधा सा रीजन यह है कि इन्हें मारने से मुझे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। बॉडीगार्ड हैरान होकर पूछता है, फायदा? लेकिन अगर ये फ्यूचर में दोबारा हमारे लिए कोई मुसीबत खड़ी करेंगे तो? रयूमिन हंसते हुए कहता है, मुसीबत? ये कमजोर लोग मेरे लिए मुसीबत खड़ी करेंगे? ये इस काबिल ही नहीं है। वैसे भी अगर मैं प्लेयर्स को ऐसे ही मारता रहा तो गेम की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, जिससे आगे चलकर राउंड्स को पास करने के लिए मिलने वाला प्लेयर्स का सपोर्ट बहुत कम हो जाएगा। इसलिए इन्हें जिंदा रखना ही सही है। बॉडीगार्ड यह सुनकर दंग रह जाता है और सोचता है कि यह बंदा इतनी छोटी छोटी डिटेल्स और गेम के फ्यूचर पर भी ध्यान दे रहा है। ट्रूली अमेजिंग, वाकई शानदार। इसके बाद बॉडीगार्ड कहता है, क्या आप मुझे अपना बैंक अकाउंट नंबर दे सकते हैं ताकि मैं इस एहसान के बदले आपको कॉम्पनसेट पैसे दे सकूं? रयूमिन सीधे मना कर देता है और कहता है, नो नीड, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कहानी का सीन अब शिफ्ट होता है उस जोन की तरफ जहां बाकी सारे प्लेयर्स इकट्ठा थे। वहां हर तरफ शोर शराबा मचा हुआ था और लोग चिल्ला रहे थे कि मैं जोन रिप्रेजेंटेटिव बनूंगा, नहीं मैं बनूंगा। वे सब आपस में लड़ रहे थे पर कोई भी एक नाम पर राजी नहीं हो पा रहा था। तभी वहां एक रसूखदार प्लेयर आता है और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए सबको शांत कराता है। वह गंभीर आवाज में कहता है, चिल्लाना बंद करो। हमारे पास वोटिंग खत्म होने के लिए अब सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। ऐसे फालतू में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम जल्दी से किसी एक को वोट देकर यह राउंड खत्म करें। लोग पूछते हैं, पर हम वोट दें किसे? इसका कोई सॉल्यूशन है क्या? वो प्लेयर मुस्कुराकर कहता है, हाँ, इसका सॉल्यूशन मेरे पास है। दरअसल वह प्लेयर अपनी एक खास स्किल रून ऑफ परसुएशन का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे सभी प्लेयर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और उसकी बात मानने के लिए मजबूर हो रहे थे। और जहां वह शातिर और घमंडी प्लेयर अपनी जादुई स्किल रून ऑफ परसुएशन का इस्तेमाल करके वहां मौजूद सभी मासूम प्लेयर्स को अपने शब्दों से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था। जब उसे फर्स्ट राउंड में यह स्किल मिली थी तब उसे लगा था कि यह पूरी तरह यूजलेस है, लेकिन बाद में उसे इसका असली इफेक्ट समझ आया कि जब भी वो किसी से बात करेगा तो उसके शब्दों का लोगों पर गहरा असर होगा और उसके सक्सेसफुल होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। वो सभी के सामने अपनी धौंस जमाते हुए कहता है, चलो, वोटिंग खत्म होने में अब बहुत कम समय बचा है, इसलिए हम सब मिलकर पहले 5 कैंडिडेट्स चुन लेते हैं और फिर एक एक करके उनके लिए वोट करेंगे। उसकी इस बात पर एक लड़की सहमत होते हुए कहती है, हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तभी वो प्लेयर कहता है, अगर किसी के दिमाग में कोई नाम है तो वह अपना हाथ उठाए और उस कैंडिडेट का नाम लेफ्टिनेंट। तभी वहां खड़ा एक रसूखदार कांग्रेसमैन का बेटा अपना हाथ उठाता है और कहता है, मैं कैंडिडेट बनना चाहता हूं। लेकिन वो शातिर प्लेयर उसे टोकते हुए रूडली कहता है, तुम अपना हाथ खुद अपने लिए नहीं उठा सकते। अगर हर कोई खुद को ही कैंडिडेट बनाने लगेगा तो यहां सब के सब उम्मीदवार बन जाएंगे। वो मन ही मन सोच रहा होता है कि इस तरह तो मैं ही पक्का इस जोन का रिप्रेजेंटेटिव बनूंगा। वो अपनी तारीफ के पुल बांधते हुए आगे कहता है कि वो इस जोन को सबसे बेहतर तरीके से लीड कर सकता है। तभी भीड़ में से एक दूसरा प्लेयर उसकी हां में हां मिलाता है और कहता है, हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है, हमें इसे ही चुनना चाहिए। वह प्लेयर लोगों के सामने बहुत शरीफ और अच्छा बनने का नाटक कर रहा होता है। धीरे धीरे वहां खड़े सभी प्लेयर्स उसकी बातों में आकर उसके समर्थन में अपने अपने हाथ उठाने लगते हैं। देखते ही देखते 4 कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाते हैं और 5वें कैंडिडेट के लिए सिर्फ एक ही स्लॉट बाकी रह जाता है। वह शातिर प्लेयर घमंड में आकर कहता है, पहले मैं ही आगे जाऊंगा और अगर मैं इस जोन का लीडर बना तो वह अपनी बात पूरी कर पाता। उससे पहले ही पीछे से एक कड़क और भारी आवाज गूंजती है, बुलशिट! बहुत बकवास कर ली तुमने। वहां अचानक एक नया प्लेयर सामने आता है जिसकी जोन रैंकिंग में 2nd पोजीशन थी और उसका यूजर नेम लाइफ इज अ डॉक्यूमेंट्री था। वह गुस्से में लाल पीला होते हुए कहता है, मैं इस बकवास को और ज्यादा नहीं सुन सकता। तब वह चालाक प्लेयर जिसका नाम मिंट चोकोमैन था उसे चिढ़ाते हुए उसके यूजर नेम से बुलाता है।
लाइफ इज अ डॉक्यूमेंट्री नाम का वह प्लेयर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि गेम की इस दुनिया में जीतना इतना आसान है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इन 2 मीठे शब्दों से बहलकर सब तुम्हें फॉलो करने लगेंगे? तुम होते कौन हो यहां लीडर सिलेक्ट करने वाले? वह मिंट चोकोमैन को एक नंबर का हिपोक्रेटिक ढोंगी कहता है। मिंट चोकोमैन घबराकर बात बदलने की कोशिश करता है और कहता है, तुम बहुत ज्यादा रूडली बात कर रहे हो। वह उस पर भी अपनी मैनिपुलेशन वाली स्किल ट्राई करने की कोशिश करता है, लेकिन लाइफ इज अ डॉक्यूमेंट्री नाम का वह प्लेयर उसे भयंकर गालियां देता है और चिल्लाता है, तुम मुझे लेक्चर देना चाहते हो? क्या तुम मरना चाहते हो? उसकी इस खौफनाक आवाज से मिंट चोकोमैन अंदर से पूरी तरह कांप जाता है। इसके बाद वह खतरनाक प्लेयर बाकी सभी कांपते हुए प्लेयर्स की तरफ मुड़ता है और अपनी तलवार निकालते हुए दहाड़ता है, तुम सब कैंडिडेट्स मेरी जूती के बराबर हो। चुपचाप मुझे वोट दो, वरना मैं तुम सबको यहीं जान से मार दूंगा, समझे? तभी भीड़ में से एक निडर प्लेयर हिम्मत करके चिल्लाता है, तुम सच में पागल हो चुके हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें डराओगे तो हम तुम्हें वोट देंगे? अपनी फजीहत मत कराओ और चुपचाप यहां से निकल जाओ। ये सुनते ही उस सिरफिरे प्लेयर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह पलक झपकते ही आगे बढ़ता है और बिना रहम के उस निडर प्लेयर का मुंह फोड़ देता है और उसके सीने में अपनी तलवार डैगर पूरी ताकत से घुसेड़ देता है। वह प्लेयर वहीं तड़प कर दम तोड़ देता है। वह कातिल अपनी खून से सनी तलवार लहराते हुए कहता है, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि जो मुझे फॉलो नहीं करेगा मैं उसे मार दूंगा। वह लाश की तरफ इशारा करके बाकी प्लेयर्स को धमकी देता है, अगर तुम लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया तो तुम सबके साथ भी यही अंजाम होगा। वहां खड़े सभी प्लेयर्स खौफ के मारे चीखने लगते हैं कि इसने उसे मार दिया, इसने मिंट चोकोमैन को जान से मार डाला, यह एक मर्डर है। लेकिन वह कातिल एक डरावनी मुस्कान के साथ कहता है, तो क्या हुआ? अगर तुम में से किसी को भी कोई शिकायत है तो वह आगे आए, उसका भी यही हाल करूंगा। लोग डर के मारे पीछे हटने लगते हैं कि यह तो पूरी तरह साइको हो चुका है। वह कातिल हंसते हुए कहता है, अगर तुम सीधे सीधे मेरे पास नहीं आना चाहते तो मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। वह एक एक करके वहां खड़े कई मासूम प्लेयर्स को बेरहमी से काटना और मारना शुरू कर देता है। वह पागलपन में हंसते हुए सोचता है कि यहां कोई पुलिस नहीं है और वह जिसे चाहे मार सकता है, और जो उसे वोट नहीं देगा वह उसे अगले राउंड में भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। सभी प्लेयर्स अपनी जान की भीख मांग रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक उन सबके दिमाग में एक ही नाम गूंजता है, ब्लैक साइथ र्यूमिन। वह कातिल भी मन ही मन सोचता है कि मैं सबसे पहले उस ब्लैक साइथ को ही जान से मारूंगा ताकि नंबर 1 की पोजीशन मुझे मिल सके। कहानी का सीन अब शिफ्ट होता है जंगल के उस हिस्से की तरफ जहां हमारा मेन कैरेक्टर र्यूमिन अकेले ही खतरनाक मॉन्स्टर्स का शिकार कर रहा था। वह एक एक करके ग्नोलों को अपनी साइथ से बेरहमी से काट रहा होता है। देखते ही देखते वह कुल 265 ग्नोलों का शिकार कर लेता है, जिससे उसके रून ऑफ स्लॉटर की बदौलत उसके सभी स्टेट्स 100% तक बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही उसका लेवल बहुत तेजी से अप होता है और वह सीधे लेवल 16 पर पहुंच जाता है। र्यूमिन अपनी स्टेटस विंडो देखकर सोचता है कि अब उसका लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए अब लेवल अप करना थोड़ा स्लो और मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि वो इस एरिया के लगभग सभी बड़े मॉन्स्टर्स को साफ कर चुका है। वो खुद से कहता है कि यह तो होना ही था, क्योंकि उसके पास द ग्रीम रीपर क्लास का स्पेशल रून और रून ऑफ स्लॉटर दोनों हैं, जिससे रात में वेपन अटैक करने पर उसका डैमेज सीधे दोगुना हो जाता है। वह आसमान की तरफ सिस्टम का एक बड़ा नोटिफिकेशन स्क्रीन पर फ्लैश होता है कि वोटिंग शुरू होने का समय आ चुका है। सिस्टम ऐलान करता है, इट्स टाइम फॉर वोट। अब वोटिंग का समय है और पलक झपकते ही र्यूमिन सहित उस जोन के सभी जीवित प्लेयर्स सीधे अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। इसी रोमांचक और सस्पेंस भरे मोड पर चैप्टर 15 का यह रीकैप यहीं खत्म हो। जैसे ही टाइम खत्म होता है, सभी प्लेयर्स एक साथ उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस टेलीपोर्ट होने लगते हैं जहां से यह राउंड शुरू हुआ था। एक एक करके वहां भीड़ जुटने लगती है और तभी वहां वो बुली और उसके दोस्त भी टेलीपोर्ट होकर गिरते हैं, जिनके हाथ पैर र्यूमिन ने पिछले चैप्टर में बेरहमी से काट दिए थे। वहां मौजूद बाकी लोग, वो एक्ट्रेस और उसका बॉडीगार्ड चारों तरफ देखकर बुरी तरह सहम जाते हैं, क्योंकि वहां जमीन लाशों से पटी पड़ी थी। वे हैरान होकर सोचते हैं कि इतनी सारी बॉडीज यहां किसने गिराई हैं, किसने इन सबको इतनी बेरहमी से मारा है। तभी सबकी नजर सामने खड़े उस सिरफिरे कातिल पर पड़ती है, जिसका यूजर नेम था लाइफ इज अ डॉक्यूमेंट्री। उसके हाथ में खून से सना डैगर देखकर सबको समझ आ जाता है कि यह सारा कत्लेआम इसी ने किया है। र्यूमिन उसे देखकर तुरंत पहचान जाता है कि यह असल में चो जोन सिक है, जो जोनचिंग फैक्शन का लीडर है। वो एक नेचुरल बॉर्न फाइटर है और इस वक्त जोन की रैंकिंग्स में 2nd नंबर पर चल रहा है। र्यूमिन जानता था कि इस बंदे की पर्सनैलिटी 1 नंबर की घटिया और खतरनाक है। वो इसे मन ही मन एक टाइम बम बुलाता है, क्योंकि यह बहुत ज्यादा क्रूर और डेंजरस था। र्यूमिन सोचता है कि ऐसे इंसान से या तो दूर रहना चाहिए या इसे पहले ही खत्म कर देना सही होगा, पर फिर वो खुद को रोकता है कि अभी इसका सही टाइम नहीं आया है। तभी वो चो जोन सिक हाथ में डैगर लहराते हुए सीधे ब्लैक साइथ के सामने आता है और अकड़कर कहता है, हे ब्लैक साइथ, तुम इतने टाइम से कहां छुपे बैठे थे?
मैं यहां कब से तुम्हारा ही वेट कर रहा था। र्यूमिन बिना किसी खौफ के ठंडे अंदाज में पूछता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? चोजोन सिक कमीनी मुस्कान के साथ कहता है, कुछ खास नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सजेशन है। तुम मेरे अंडर काम करना शुरू कर दो। यह सुनकर र्यूमिन अपनी साइथ को घुमाता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है, काम? वो भी तुम्हारे लिए? चोजोन सिक रौब झाड़ते हुए कहता है, हाँ, अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा। तब हमारा मेन कैरेक्टर र्यूमिन आगे कदम बढ़ाता है और कहता है, तो क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? एक काम करो, झुक जाओ। अगर तुम अभी अपने घुटनों पर झुककर मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे और माफी मांगोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। ये सुनते ही चोजोन सिक का पारा चढ़ जाता है और वो चिल्लाता है, लगता है तुम अपने दिमाग से पूरी तरह गए गुजरे हो चुके हो। तुम अभी सिचुएशन को समझ नहीं रहे हो। अगर मैं एक बार इस जोन का रिप्रेजेंटेटिव बन गया तो। उसकी बात को बीच में ही काटते हुए र्यूमिन दहाड़ता है, क्या तुम्हें कोरियन भाषा समझ नहीं आती? तुम्हें मेरी बात तब समझ आएगी जब मैं तुम्हारी खाल उधेड़ूंगा। और वो पलक झपकते ही अपनी विशाल ब्लैक साइथ बाहर निकाल लेता है। उस भयानक और जादुई हथियार को देखते ही चोजोन सिक अंदर से पूरी तरह कांप जाता है। वो दहशत में सोचता है कि व्हाट द हेल, ये क्या चीज है? इसे इतना खतरनाक वेपन आखिर मिला कहां से? उसे एहसास होता है कि उसने ब्लैक साइथ से पंगा लेकर बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। र्यूमिन उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, अब तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या तुम भूल गए कि बात कैसे की जाती है? चोजोन सिक डर के मारे थोड़ी देर के लिए पूरी तरह खामोश हो जाता है, पर अपने दोस्तों के सामने लाज बचाने के लिए वो दोबारा चिल्लाता है, मैं चोजोन सिक हूं, जोनचिंग फैक्शन का बॉस। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे जैसा ताकतवर बंदा तुम्हारे आगे झुकेगा? अपनी इस साइथ को उठाओ और मेरे सामने आकर मुझसे लड़ो। र्यूमिन मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है कि अच्छा, तो यह मेरे पिछले रिग्रेशन में भी इतना ही दमदार और ब्रेव था। वह खुद से कहता है कि अब बहुत खेल लिया। वह बाकी प्लेयर्स को अपने लिए वोटिंग करने से जानबूझकर रोक देता है, क्योंकि वह खुद इस जोन का रिप्रेजेंटेटिव बनना ही नहीं चाहता था। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कती है और वह नई एंजल ऊपर से प्रकट होती है और मुस्कुराकर कहती है, तो इंसानों, तुम सब आखिरकार यहां आ ही गए। फिर वह जमीन पर पड़ी लाशों को देखती है और ताना मारते हुए कहती है, लगता है तुम लोगों ने इन 3 घंटों में सिर्फ फालतू की बातें नहीं की हैं, बल्कि कुछ ज्यादा ही हाथ पैर चलाए हैं। खैर, मेरे लिए इन मौतों का कोई मतलब नहीं है। चलो अब वोटिंग शुरू करते हैं। स्क्रीन पर 5 मिनट का टाइमर शुरू हो जाता है और प्लेयर्स वोट देना शुरू करते हैं। वह एक डरे हुए प्लेयर की तरफ इशारा करके चिल्लाता है, हे तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे? क्या तुम्हें मरना है? वह प्लेयर खौफ से कांपते हुए हाथ जोड़ता है और कहता है, नहीं नहीं बॉस, मैंने वोट पहले ही दे दी है और आपको ही वोट किया है। चोजोन सिक दहाड़ता है, ध्यान रखना, जो मेरी तरफ पीठ करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। तभी देखते ही देखते 5 मिनट का समय समाप्त हो जाता है। एंजल ताली बजाती है और कहती है, टाइम अप, वोटिंग खत्म हो चुकी है। स्क्रीन पर फाइनल रिजल्ट सामने आता है। नंबर 1, अ लाइफ इज अ डॉक्यूमेंट्री, चोजोन सिक, 2412 वोट। नंबर 2, ब्लैक साइथ, 2077 वोट। नंबर 3, फ्लेम ड्रैगन इन हैंड, 249 वोट। नंबर 4, डम्पलिंग चीक्स, 6 वोट। नंबर 5, क्यूट बेबी बर्ड, 5 वोट। रिजल्ट देखकर चोजोन सिक हैरान और परेशान हो जाता है। वह सोचता है कि मुझे सिर्फ 2412 वोट मिले और इस ब्लैक साइथ को बिना डराए धमकाए भी दूसरे नंबर पर 2077 वोट मिल गए। जबकि हंसते हुए अनाउंस करती है, तो फैसला हो चुका है, लाइफ इज अ डॉक्यूमेंट्री। इस जोन का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है। लीडर बनते ही चोजोन सिक के चेहरे पर एक कमीनी मुस्कान आती है और वो मन ही मन सोचता है कि ब्लैक साइथ, तुमने मुझे जिंदा छोड़कर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। अब मैं इस जोन का लीडर हूं और मैं सबको ऑर्डर देकर तुम्हें यहीं सबके हाथों मरवा दूंगा। लेकिन तभी अचानक चोजोन सिक के सामने सिस्टम की एक वार्निंग विंडो ओपन होती है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। सिस्टम उसे बताता है कि वह लीडर वाली अथॉरिटी को सिर्फ 10 बार ही यूज कर सकता है। और सबसे बड़ा झटका यह था कि वह इस पावर का इस्तेमाल उन प्लेयर्स पर बिल्कुल नहीं कर सकता जिन्होंने पहले से ही कोई क्लास हासिल कर ली है। यानी वह र्यूमिन को कोई ऑर्डर नहीं दे सकता था। यह देखकर वो हैरान होता है। तभी एंजल जोर से हंसती है और कहती है, तो इंसानों, तुम्हें क्या लगा था कि सब कुछ इतनी आसानी से खत्म हो गया? इस राउंड में एक हिडन सब क्वेस्ट भी छिपी हुई थी। गेट अ क्लास बिफोर द वोटिंग एंड्स, यानी वोटिंग खत्म होने से पहले कोई क्लास हासिल करो। ये वही सीक्रेट मिशन था जिसे र्यूमिन ने पिछले चैप्टर में ही चालाकी से पूरा कर लिया था। बाकी प्लेयर्स पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं और चिल्लाते हैं, क्लास हासिल करो? ये क्या बकवास है? एंजल मुस्कुराकर कहती है, अगर तुम सब समय रहते लेवल 10 पर पहुंच जाते तो तुम्हारी स्क्रीन पर भी यह क्वेस्ट विंडो ओपन हो जाती, क्योंकि लेवल 10 पर ही क्लासेस सिलेक्ट की जा सकती हैं। प्लेयर्स गुस्से में शिकायत करते हैं, पर हमें यह बात कैसे पता चलती? इस पूरे इलाके में तो कोई मॉन्स्टर ही नहीं था जिससे लड़कर हम लेवल अप करते। एंजल ठहाका मारकर हंसती है और कहती है, किसने कहा कि यहां एक भी मॉन्स्टर नहीं है? इस पूरे जंगल में चारों तरफ खूंखार मॉन्स्टर्स ही मॉन्स्टर्स भरे पड़े हैं, बस तुम डरपोक उन्हें ढूंढ नहीं पाए।
एंजल आगे बताती है कि इस राउंड में पूरे कोरिया और दुनिया के कुल 128 देशों को मिलाकर लगभग 80,000 प्लेयर्स ने चालाकी से अपनी अपनी क्लासेस सिलेक्ट कर ली हैं। वह हंसकर कहती है, और तुम्हारे इस करंट जोन में सिर्फ एक ही अकेला आदमी है जिसने अपनी क्लास ली है। सब चौंक कर सोचते हैं कि ऐसा कौन सा जीनियस है जिसने मॉन्स्टर्स को ढूंढकर क्लास भी ले ली। तभी एंजल स्क्रीन की तरफ इशारा करके कहती है, क्या हम उस सब क्वेस्ट का रिजल्ट देखें? स्क्रीन पर जैसे ही हिडन क्वेस्ट का रिजल्ट आता है, पूरी भीड़ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नंबर 1, ब्लैक साइड। सिर्फ 39.42 सेकंड में क्लास हासिल की, पूरे जोन और ग्लोबल रैंकिंग में सबसे तेज। नंबर 2, हेवनली डीमन, 2 घंटे 36 मिनट में। नंबर 3, स्टूपिड इडियट्स, 2 घंटे 37 मिनट में। ये देखकर चोजोन सिक और वहां खड़े सभी प्लेयर्स पूरी तरह सन्न रह जाते हैं कि ब्लैक साइथ ने वोटिंग शुरू होने के पहले मिनट में ही क्लास हासिल कर ली थी और वह उनसे कई गुना आगे निकल चुका है। इसी खौफनाक और सस्पेंस भरे मोड़ पर चैप्टर 16 की यह कहानी। चैप्टर नंबर 17 की शुरुआत वहां से होती है जहां एंजल अपने मेन कैरेक्टर के बारे में सबको बता रही होती है। वहां मौजूद सभी लोग यह सोचकर हैरान हो रहे होते हैं कि इसने ब्लैक सेथ यानी ग्रीम रीपर क्लास को कैसे चुन लिया। इसके नाम को सुनकर ही सबको यह एहसास होने लगता है कि यह क्लास बेहद खतरनाक, शक्तिशाली और रहस्यमयी है। उसे देखकर सब समझ जाते हैं कि आखिर उसका नाम ब्लैक सेथ क्यों है। तभी एंजल घोषणा करती है कि राउंड 2 की रैंकिंग सब क्वेस्ट यानी साइड क्वेस्ट के प्रदर्शन के मुताबिक तय की गई है। वह स्क्रीन पर दिखाती है कि सब क्वेस्ट में सबसे ऊपर ब्लैक सेथ है, जिसने इस पूरे टास्क को मात्र 40 मिनट में ही खत्म कर दिया। इसके बाद दूसरे नंबर पर हेवनली डीमन और तीसरे पर स्टूपिड इडियट्स का नाम आता है। यह रैंकिंग ऑल जोन्स के खिलाड़ियों की थी। इसके बाद जब हमारे मुख्य पात्र के जोन यानी ह्यूमन जोन की रैंकिंग दिखाई जाती है, तो वहां पहले नंबर पर ब्लैक सेथे का नाम चमक रहा होता है, जबकि दूसरे और तीसरे नंबर पर कोई भी नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके अलावा किसी ने भी सब क्वेस्ट को पूरा करने की हिम्मत ही नहीं की थी। यह देखकर एंजल मुस्कुराती है और कहती है, वह सिर्फ अपने जोन में ही नहीं बल्कि हर एक जोन की ओवरऑल रैंकिंग में नंबर 1 पर है। वह मुख्य पात्र की तरफ गर्व से देखती है और कहती है, वाह, तुम तो उम्मीद से भी कहीं आगे निकल जाओगे। तुमने न सिर्फ टॉप किया है बल्कि अपनी ग्रीम रीपर क्लास को अपने निकनेम के साथ पूरी तरह मैच भी किया है। वह उत्सुकता से पूछती है, वैसे मुझे यह बताओ कि तुम्हें यह निकनेम कैसे मिला और यह तुम्हारी क्लास से इतना सटीक कैसे बैठता है? एंजल के इस सवाल पर मुख्य पात्र सहज भाव से जवाब देता है, यह कोई सोची समझी रणनीति नहीं थी। मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे ऐसी कोई क्लास मिलेगी। यह तो बस एक इत्तेफाक है। एंजल हल्की मुस्कान के साथ कहती है, अच्छा, तो ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? ठीक है। लेकिन मन ही मन हमारा मुख्य पात्र कुछ और ही सोच रहा होता है। वह जानता है कि एंजल को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसने किस भयानक प्रक्रिया से गुजरकर ग्रीम रीपर क्लास हासिल की है। उसने एंजल को ही मारकर उसके खून से इस क्लास को पाया था। लेकिन एंजल इन सबसे बेखबर थी। उसे सिर्फ इतना पता था कि यह एक सोलो क्लास है जिसे पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही खिलाड़ी चुन सकता है। तभी एंजल हंसते हुए कहती है, क्या किस्मत है, कितनी दिलचस्प बात है। मैं तो मान ही नहीं सकती कि हमारे जोन से भी किसी ने अपनी क्लास चेंज करने में सफलता पाई है। वो आगे कहती है, इसका मतलब तुम अकेले ऐसे बंदे हो जो जोन रिप्रेजेंटेटिव के हाथों की कठपुतली नहीं बनोगे। तुम उसकी अथॉरिटी से पूरी तरह आजाद हो क्योंकि तुम क्लास अटेंड करके लेवल 10 से ऊपर जा चुके हो। ये सुनते ही आसपास के लोग फुसफुसाने लगते हैं और पूछते हैं, अथॉरिटी से आजाद? इसका क्या मतलब है? एंजल जवाब देती है, अब जब ये बात निकल ही आई है तो मैं तुम्हें बता देती हूं। रिप्रेजेंटेटिव अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल उन लोगों पर बिल्कुल नहीं कर सकता जिन्होंने क्लास अटेंड कर ली है। सीधे शब्दों में कहें तो ब्लैक सेथे को जोन रिप्रेजेंटेटिव अपनी मर्जी से मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। वह यह भी बताती है कि रिप्रेजेंटेटिव अपनी इस विशेष पावर का इस्तेमाल सिर्फ 10 बार ही कर सकता है, इसलिए वह असीमित समय के लिए किसी पर हुक्म नहीं चला सकता। यह सुनकर लाइफ इज डॉक्यूमेंट्री वाला खिलाड़ी जिसे अथॉरिटी मिली हुई थी, मन ही मन एंजल को गालियां देने लगता है कि यह एंजल सब कुछ इन लोगों को क्यों बता रही है। वहीं एंजल अपनी बात जारी रखते हुए कहती है, जिस खिलाड़ी ने सबसे पहले क्लास अटेंड की है उसके लिए एक विशेष रिवॉर्ड भी है। वह चुटकी बजाती है और हमारे मुख्य पात्र के सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन फ्लैश होता है। आपने अपने जोन में रैंक 1 प्राप्त की है और सबसे पहले क्लास पूरी की है। इनाम के रूप में उसे एक लो रैंक रेयर आर्मर सिलेक्शन कूपन 2 कूपन मिलते हैं। इसके बाद उसके सामने 3 विकल्प आते हैं कि वह कौन सा आर्मर चुनना चाहता है। मेडिवल नाइट प्लेट आर्मर, सीजन हंटर लेदर आर्मर, एरी रोब ऑफ ए मेज। मुख्य पात्र सोचता है कि पहला वाला बहुत भारी है और तीसरे वाले में डिफेंस पावर बिल्कुल नहीं है, इसलिए वह दूसरे विकल्प यानी सीजन हंटर लेदर आर्मर पर क्लिक कर देता है। इसके तुरंत बाद उसके सामने एक और स्टेटस विंडो खुलती है। चूंकि वह नंबर 1 पर था इसलिए उसे राउंड 3 के लिए 3 और विकल्प मिलते हैं। 3 बाय EXP बूस्ट बफ सिर्फ तीसरे राउंड के लिए,
3000 गोल्ड। राउंड 3 की गुप्त इंफॉर्मेशन। चूंकि मुख्य पात्र पहले ही रिग्रेशर रह चुका था, इसलिए उसे राउंड 3 के बारे में सब कुछ पहले से पता था। उसने बिना समय गंवाए पहले विकल्प 3/EXP बूस्ट को चुन लिया, ताकि अगले राउंड में वह 3 गुना तेजी से अपनी ताकत बढ़ा सके और राउंड को आसानी से क्लियर कर सके। इसके बाद एंजल रहस्यमयी ढंग से हंसते हुए कहती है, तो अब तुम सब अपनी असल दुनिया में वापस जा सकते हो। लेकिन याद रखना, तीसरा राउंड इससे भी कहीं ज्यादा मजेदार और खौफनाक होने वाला है, इसकी गारंटी मैं लेती हूं। तभी सिस्टम पर एक और नोटिफिकेशन आता है। हमारे मुख्य पात्र के एरिया के खिलाड़ियों में से सिर्फ 4988 लोग ही जिंदा बच पाए थे। देखते ही देखते उन सभी जीवित बचे लोगों की आत्माएं उनके असली शरीरों में वापस भेज दी जाती हैं। दृश्य बदलता है और हमें असली दुनिया का नजारा दिखाया जाता है। वह बुली हुवांग झटके से उठकर खड़ा होता है। वो हैरान होकर सबसे पहले अपने उन हाथों को देखता है जिन्हें मुख्य पात्र ने गेम के दौरान बेरहमी से काट दिया था। वो हांफते हुए सोचता है, मेरे दोनों हाथ बिल्कुल ठीक हैं। गेम की चोटें असल दुनिया में तुरंत दिखाई नहीं देती थीं, लेकिन अगर कोई गेम के भीतर सचमुच मर जाता तो असलियत में भी उसकी मौत तय थी। अपने हाथों को सलामत पाकर वह राहत की सांस लेता है, लेकिन जैसे ही उसके दिमाग में ब्लैक सैथे का ख्याल आता है, उसके माथे पर पसीना छूट जाता है। वह खौफ से कांपते हुए खुद से वादा करता है, मैं आज के बाद कभी भी उस दानव के रास्ते में नहीं आऊंगा। तभी कहानी में एंट्री होती है एक्ट्रेस आरिन और उसके बॉडीगार्ड की। आरिन अपने बॉडीगार्ड से कहती है, इस बार तुमने बहुत मेहनत की। बॉडीगार्ड थोड़ा शर्माते हुए अपनी टाई ठीक करता है और कहता है, एक मैनेजर और बॉडीगार्ड के नाते यह मेरा फर्ज था मैम, लेकिन असल में हमें उस ब्लैक सैथे का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हमारी जान बचाई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम उसे ढूंढ सकें और अपना आभार जता सकें? बॉडीगार्ड सिर हिलाते हुए कहता है, मुश्किल है। न तो हम उसका असली चेहरा जानते हैं, न उसकी लोकेशन। यहां तक कि जब मैंने उससे गेम में उसका बैंक अकाउंट नंबर मांगा तो उसने मना कर दिया। शायद वो नहीं चाहता कि उसकी असली पहचान किसी के सामने आए। तभी वो आरिन को एक सुझाव देता है, मैम, अगर आप सच में उसका आभार मानना चाहती हैं तो अगले राउंड में उसे कोई मैजिक आइटम गिफ्ट कर दीजिएगा। इससे हमारा फर्ज भी पूरा हो जाएगा। आरिन को यह आइडिया पसंद आता है। बॉडीगार्ड उसे आराम करने की सलाह देकर वहां से चला जाता है। वहां से निकलते ही बॉडीगार्ड तुरंत प्रेसिडेंट मिस्टर मामा ग्योन रोक को कॉल लगाता है। मिस्टर मा, क्या आप जाग रहे हैं? हमारे साथ एक बहुत बड़ी घटना हो गई है जिसकी रिपोर्ट मुझे आपको देनी है। क्या आपके पास थोड़ा समय है? मैं आपसे मिलकर ही इस बारे में बात कर पाऊंगा। फोन के दूसरी तरफ से जैसे ही प्रेसिडेंट ब्लैक सैथे का नाम सुनते हैं, उनके कान खड़े हो जाते हैं। वो गंभीर आवाज में कहते हैं, ठीक है, तुम सीधे मेरे होटल आ जाओ। मैं इस बारे में तुमसे आमने सामने ही बात करूंगा। बॉडीगार्ड तुरंत अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और होटल की तरफ निकल जाता है। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि हमारा मुख्य पात्र पीछे अंधेरे में खड़ा होकर उसकी गाड़ी को जाते हुए देख रहा था। मुख्य पात्र अपनी ट्रैकिंग पावर का इस्तेमाल करके गेम के नाम और चेहरे के जरिए उस पर नजर रखे हुए था। वह समझ जाता है कि यह बॉडीगार्ड पक्का उस प्रेसिडेंट माग्योन रोक से ही मिलने जा रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेसिडेंट के आलीशान होटल के कमरे पर। प्रेसिडेंट माग्योन रोक कांच की खिड़की के पास खड़े होकर पूरी सिटी को देख रहे होते हैं। वह मन ही मन सोच रहे होते हैं, ब्लैक सैथे, हर एक जोन में नंबर 1 पर रहने वाला खिलाड़ी, राउंड 1 और राउंड 2 दोनों में टॉप पर, नंबर 1 प्लेयर। यह बात कुछ हजम नहीं हो रही। क्या उसने मेरे आदमियों के साथ कोई दुश्मनी मोल ली है? अगर ऐसा है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मेरे लोगों के साथ उलझना, सीधे मुझे चुनौती देना है। उनकी आंखें डर और गुस्से से लाल हो जाती हैं। वह एक खौफनाक और सीरियस लुक के साथ बुदबुदाते हैं, मेरे रास्ते में आने वाले किसी भी शख्स को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, फिर चाहे वह इस दुनिया का नंबर 1 प्लेयर ही क्यों ना हो। क्या प्रेसिडेंट माग्योन रोक हमारे मुख्य पात्र का सबसे बड़ा दुश्मन बनने जा रहा है? क्या राउंड 3 में इन दोनों के बीच एक खूनी जंग देखने को मिलेगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।